हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस टेस्ट सीरीज के नए क्लास में। आर ओ यारो स्पेशल जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, इसमें आज एक नए टेस्ट सीरीज को लेंगे। फुल लेंथ के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जुड़िएगा फटाफट के साथ और टेलीग्राम तो जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए वहाँ पे लाई जा रही हैं और एक मैराथन क्लास भी आ चुकी है टेस्ट सीरीज की। उसके साथ साथ करंट अफेयर है ना, और ये शॉर्ट नोट्स वाली क्लास, ब्रह्मास्त्र क्लास है आर ओ के लिए। सारे क्लासेस को देखिए और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाक से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। क्या कह रहा है कि सूची दिया हुआ मिलान करने के लिए इसमें एक तरफ धार्मिक शिक्षक हैं और एक तरफ संबंध स्थान है। इस तरह के प्रश्न अब तक पूछे जाते हैं तो इसको मिलाना है। पहला कह रहा है, एक तरफ दिया है रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव, लाल, शाहबाज कलंदर और बसवन्ना, और इनका संबंध स्थान महाराष्ट्र, सिंध, कर्नाटक और तमिलनाडु। उपतेक का हमको मिलाना है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं पहले कौन कहाँ पे इसका मिला होगा। बात करेंगे अगर हम रामानुजाचार्य की, तो आप जानते हैं कि कहाँ का है, ये तमिलनाडु से, ठीक है। उसके बाद से ज्ञानदेव, तो ये कहाँ से हो जाएंगे, ये महाराष्ट्र से। और जो लाल शहबाज कलंदर हैं, शाहबाज, ये इनका जो स्थान है वो है सिंध। बच गया ये बसवन्ना, तो आप इनका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। इस तरीके से अगर हम देखें तो ए का चौथा और बी का पहला, ए का चौथा और बी का पहला अगर देखें तो देखिए कौन सा मिल रहा है, ए का चौथे से ही आपको आंसर मिल जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, देखिएगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए का चौथा इसके साथ डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा कई बार, अब देखिए यहाँ पे इनसे संबंध स्थान पूछ लिया है, कई बार इनकी शिक्षाओं से संबंधित चीज़ें पूछ लेते हैं, किस किस कौन सी शिक्षा दी है, या फिर इनकी कोई प्रसिद्ध किताब है या किसी विशेष जगह से जुड़े हुए हैं। तो सारी चीज़ें ध्यान रखने, पूर्ण इनके पॉइंट वही रह रहा है, लेकिन क्या है, प्रश्न का जो है पूछने का तरीका बदल जा रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, है ना। केवल किसे ध्यान दीजिए, कलंदर आपका ज्ञानदेव महाराष्ट्र, रामानुजाचार्य तमिलनाडु और कलंदर ये सिंध। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों पर षड्यंत्र की उपमा दी थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जब तक ऑप्शन रीड करते हैं तब तक आप अपना आंसर टिक कर लेंगे, तब ताकि जो आपका टेस्ट सीरीज फॉर्मेट है उसमें चल सके। बाकी जो ऑनलाइनर कराते हैं अलग से आपके लिए, आर ओ के लिए, वो तो अलग से आपका चल ही रहा है। तो कह रहा है कि सर जॉन लॉरेंस और सीले, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, एल आर रीज या रॉबर्ट उपलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है। इसने 1857 का जो विद्रोह था उसको जो हिंदू मुसलमान षड्यंत्र की उपमा दी थी। इसी तरीके से 1857 क्रांति से अन्य के प्रश्न बनते हैं, वो ध्यान दीजिएगा किस तरीके के। पहले तो कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं 1857 क्रांति में, कौन कौन से लोग कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, एक वो पॉइंट। दूसरा पॉइंट की जो विद्रोह हुआ है वहाँ पे कौन कौन लीड किया है किसकी जगह से। उसके साथ साथ 1857 के विद्रोह का क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से पॉइंट पर आप देख के अपना नोट तैयार करते चलेंगे, तो फिर आपका जो उसे उस टॉपिक से प्रश्न बनेगा वो गलत नहीं होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ। कह रहा साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, कौनार आश्रम या वर्धा आश्रम, ठीक है। तो इसका सत्याग्रह का जो है स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। पौनार जो आश्रम है, ये आश्रम आपका कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में ये आश्रम है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में ये आश्रम है। और यहाँ से जो है पहले सत्याग्रही जो बने थे वो कौन बने थे सत्याग्रह के, आचार्य विनोबा भावे, उनका नाम भी याद रखिएगा, विनोबा भावे जो थे वो पहले सत्याग्रही बने थे। और ये स्टार्ट कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये स्टार्ट हुआ 17 अक्टूबर है ना 1940, ठीक है। 1940 को जो है ये पौनार आश्रम से, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और पहले सत्याग्रही कौन थे उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने राम की सेना का गठन किया, ठीक है। तो कोया विद्रोह, रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह या बस्तर का विद्रोह। आपके सामने 4 विद्रोह है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है ना, कोया विद्रोह। कोया विद्रोह के दौरान जो है राजा अनंत शया ने ये राम संडू का गठन किया था। किसने, राजा, आप नाम याद रखिएगा, अनंत शया। जो ये विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला एक लंबा दीर्घकालीन जो है एक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह है ये, तो कोया विद्रोह है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो अन्य विद्रोह हैं उन सारे विद्रोह को जब आप एक जगह नोट्स बना लेंगे PYQ से, तो घूम फिर के देखेंगे उन्हीं विद्रोह से कई बार विद्रोह का नेतृत्व करता
ईयर या फिर उनका क्रम कि किस किस क्रम में यहाँ से अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या फिर वहाँ से पूछ लेता है कि जो विद्रोह है उसका स्थान। ये 3-4 तरीके के टाइप्स हैं जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कहाँ से? ये जो आपके जनजातीय विद्रोह है या फिर धार्मिक सामाजिक आंदोलन है, वहाँ से इस तरह के पॉइंट बनते हैं। साथियों, आप लोग को सेशन कैसा लगा? इतने सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार से फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आर स्पेशल अभी जितने से दिन नज़दीक आ रहा है उसी तरीके से बाकी और सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो अंत के समय में आपको प्रैक्टिस करके और भी आपकी तैयारी को और परफेक्ट करेगा। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, गोरखा आंदोलन। ठीक है, गोरक्षा जो आंदोलन है, ठीक है, इसमें कह रहे निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? तो गोरक्षा आंदोलन जो है ये एक सोसाइटी थी, वो कंडक्ट कर रही थी। इसमें ब्रह्म समाज है, आर्य समाज, वेद समाज या प्रार्थना समाज। प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये जो चलाया गया था आप देखेंगे किसके द्वारा, तो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गोरक्षा का जो ये चलाया गया था, है ना। 1815 ईस्वी में अगर बात करें, कब? तो ध्यान दीजिएगा 1815 ईस्वी में जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने आर्य समाज आंदोलन की स्थापना की, जिसमें जो है ये गोरक्षा आंदोलन भी इसमें शामिल था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? एक तरफ सूची दिया हुआ संस्था संगठन और एक तरफ स्थापक। ठीक है, अभी हमने पीछे प्रश्न बताया किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो है एक तरफ दिया हुआ है, आप देखिए, भारतीय सुधार संघ, देव समाज, भारतीय महिला संघ और भारतीय स्त्री महामंडल। तो इसमें अगर आप देखेंगे कौन किससे इसके संस्थापक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करें भारतीय सुधार संघ, इसके संस्थापक जो है आपके हो जाएंगे कौन? केशव चंद्र सेन, यानी ये का दूसरा। ठीक है, ये का दूसरा हो जाएगा। देव समाज की अगर आप बात कीजिएगा तो शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री। ये का दूसरा, बी का पहला। क्या आपका ऑप्शन में कुछ पुट आपको एलिमिनेट हो रहे हैं? तो क्या था? ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा तो ये दोनों काट दीजिए और बी का पहला, यानी 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। बाकी सी और डी में भी अभी आपको कंफर्म करना है, यानी जब तक आपको चारों इसमें नहीं तैयार रहेगा तो चीज़ें आपकी भी क्लियर नहीं होंगी। तीसरा तो क्या है? भारतीय महिला संघ, इसके जो संस्थापक अगर आप देखें तो एनी बेसेंट, यानी सी का चौथा। और भारतीय स्त्री महामंडल जो है ये सरलाबाई देवी चौधरानी, यानी तीसरा। तो इस हिसाब से कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? आपका सी का चौथा था ना, सी का चौथा, यानी ऑप्शन टी। ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला, ये तो आपका आंसर जो कूट दिया हुआ है इस हिसाब से डी सही उत्तर हो गया। लेकिन हम बार बार कहते हैं आपको फोकस कहाँ करना है, कि ये जो पॉइंट है इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो देव समाज हमने बताया पहला हो जाएगा, पहले का दूसरा, पहले का आपका दूसरा हो गया था, और बी का पहला, और सी का चौथा, डी का तीसरा। तो ये पॉइंट्स है, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा पत्र पत्रिका और संपादक। तो कह रहा है कि 10 रोजा जो है गुलाम हुसैन, स्वराज्य, टीम प्रकाशन, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। तो ये जो पत्र पत्रिका है इसमें कह रहे हैं कि सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें अगर आप बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन ई जो है ये सुमेलित नहीं है, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10 रोजा जो है ये गुलाम हुसैन के द्वारा नहीं प्रकाशित किया गया था, है ना। इसका संपादन अगर आप देखें अब्दुल गफ्फार खां, कौन? अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा इसका किया गया था। बाकी तीन जो यहाँ पर है ये अपने आप में सुमेलित है, तीनों अपने आप में सही है। ठीक है, ये सही सुमेलित है। हमें बताना क्या था इस प्रश्न में साथियों? गलत। ये वाला गलत हो जाएगा, और गलत क्यों हुआ हमने आपको बता दिया, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से देखिएगा, इस तरीके से एक आयोग दिया हुआ है, सूची 1, सूची 2 और गवर्नर जनरल। इनको जो है मिलान करना है, मिलान करके बताइए कि कौन सा जो है इसमें सुमेलित होगा। तो पहला कह रहा है कि रैले आयोग, सैडलर, है ना, इंच कैप आयोग और लिंडसे आयोग। तो उसके बाद से इधर गवर्नर जनरल दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रैले आयोग की, तो रैले आयोग जो है ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन। सैडलर आयोग जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी बी का चौथा हो जाएगा। और इंच कैप आयोग जो है ये क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड रीडिंग के समय का है। और लिंडसे आयोग आपका बच जाएगा लॉर्ड किरविन। तो आपका क्या बना? ए का पहला, बी का चौथा, ए का पहला और बी का चौथा। अगर देखें इस हिसाब से आपका ऑप्शन मिल रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन आपका मिल रहा है ए का चौथे से ही आपका आंसर से उत्तर पता। ए का क्या था हमारा? रैले आयोग, ए का पहला था, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ए का पहला था, बी का चौथा था। तो ए का पहला 3 मिलेगा, बी के चौथे से आपका ऑप्शन कट जाएगा, और सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए जब पीवाईक्यू में अगर आप प्रश्न, ये तो टेस्ट सीरीज के प्रश्न है, अगर यही प्रश्न पीवाईक्यू में होता, ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा तो आप यहाँ से जो शॉर्ट नोट्स है किस तरीके से बनाते कि सबसे पहले तो देखिए ये जो आयोग उसमें पूछ लिया आयोग किसके किसके समय का है। अब देखिए जो आयोग बना है इसके अध्यक्ष कौन थे, इस आयोग का काम क्या था, किस डेट में ये आयोग आया था, ये सारी डेटें सबको ध्यान रखना है। अगली बार हो सके 4 आयोग दे दे, इन आयोग को क्या कर ले, आपसे जो है अरेंज करने के पूछ ले कि इनका क्रम बताइए कौन किस क्रम में आया था, या फिर इनके अध्यक्ष दे दे कि इसके अध्यक्षता में ये आयोग बना था। तो जो पीवाईक्यू को प्रश्न है उनका इस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट में जब नोट्स बना लेंगे, फिर जब वहां से प्रश्न बनता है तो कई लोग कहते हैं कि पीवाईक्यू से कहाँ प्रश्न बनता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे रेलवे आयोग पूछा लॉर्ड कर्जन अगर आपका है यहाँ पे, तो अगली बार फिर से आपसे यही पूछेगा लॉर्ड कर्जन, फिर तो वो रटा रटाया हो गया। आप उस पॉइंट्स को कितने डिफरेंट तरीके से देखते हैं, आपका जो देखने का तरीका है, आप किस उसको डिफरेंट उसमें दे पा रहे हैं, वो चीज़ें हैं कि आयोग आया आपके सामने, इससे पूछा गया, अब इससे कई प्रश्न बन सकते हैं, इसके 2-3 पॉइंट्स बन सकते हैं। वो एक बार आप देख लीजिए कि आपको पता है कि नहीं। इस तरीके से जब नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा साथियों कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी। कह रहा बम्बई, बेलगाम, मद्रास या सतारा। प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी बेलगाम। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की जो स्थापना है वो आप देखिएगा 28 अप्रैल, ठीक है, 28 अप्रैल है ना 1916 को, 1916 को जो है कहाँ पर करते हैं, ये बेलगाम में इन्होंने स्थापना की थी। साथ ही आपको बता दें कि RO के लिए है ना कंप्लीट एक मैराथन है वीडियो आई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, उसमें शॉर्ट नोट्स का वो क्लास अगर आपने नहीं देखा है फटाक से देख डालिए, वहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ बता दें पीवाईक्यू चल रहा है RO के लिए सेशन में, है ना, टेस्ट का चल ही रहा है। ये सब सारी क्लासेस हैं, आप जुड़े रहिएगा अंत तक जब तक आपका एग्जाम है। और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी, साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो लगातार आप इससे जुड़िए और अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 सिरों वाला बोधिसत्व कहाँ स्थापित है। कह रहा बाघ की गुफा, कान्हेरी, अजंता या एलोरा की गुफा। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 10 जो है इसको इसका सही उत्तर अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कन्हेरी की गुफा, है ना। 11 सिरों वाला जो बोधिसत्व है ये कहाँ पर है, तो आप इसको देखें कन्हेरी गुफा में स्थापित है। और कन्हेरी गुफाएं जो है ये भारत में सबसे बड़े बौद्ध स्थलों में से एक है, जो भारत के बौद्ध स्थल है उसमें सबसे बड़े बौद्ध स्थलों में से ये एक स्थल है। और इनका जो समय है ये लगभग अगर आप देखें पूर्व पहली शताब्दी का है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 10 कि 10 हो गया। एकमात्र महिला अलवार संत खंडाल निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी। तो संत पूडम, संत संत पेरिया, संत तिरुमलिशई। सही उत्तर बताइएगा प्रश्न संख्या 11 का जो है ये जो इनकी पुत्री थी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा संत पेरिया, ठीक है, इनकी पुत्री थी। ये एकमात्र जो है ध्यान दीजिएगा महिला अलवार संत है ये अंडात, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से इसी तरीके से प्रश्न संख्या 12 पुस्तक सूची 1 सूची 2 लेखक। अब ये कब से, वही 1857 की क्रांति से फिर से आ गया प्रश्न, ठीक है, 1857 क्रांति से फिर से प्रश्न आया तो वो देखिएगा। कह रहा है एक तरफ पुस्तक दिया हुआ, कौन कौन से पुस्तक है, द ग्रेट रेबिलियन, रेबिलियन 1857, अवध इन रिवोल्ट, इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, और इसमें जो है लेखक दिए हुए हैं। तो बताइए इसमें कौन किससे सुमेलित होगा। आइए चलिए बताते हैं। द ग्रेट रेबिलियन की अगर आप बात करेंगे, द ग्रेट रेबिलियन ये पुस्तक के लेखक कौन है, ये है अशोक मेहता, यानी ये का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप बात करें रेबिलियन 1857, रेबिलियन 1857 जो ये PC जोशी का है, किसका, PC जोशी। बी का चौथा हो जाएगा। अवध इन रिवोल्ट जो है, अवध इन रिवोल्ट ऑफ का जो सी है इसके लेखक कौन है, तो ये अगर आप देखें तो रुद्रांशु मुखर्जी, सी का आपका थर्ड ही हो जाएगा। और बच गया आपका चौथा इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 GB मालसेन, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो ए का दूसरा और बी का चौथा ढूंढेंगे। पहले ए का दूसरा और बी का चौथा, ए का दूसरे से ये कट जाएगा और बी का चौथा अगर आप देखें तो इसमें बचेगा कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए बचेगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। और हाँ ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया, है ना। तो इसमें पुस्तक ध्यान है कि अब इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा ये 4 पुस्तक हैं, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ अभी कम से कम 7-8 पुस्तकें ऐसी हैं, है ना, जैसे एस.एन. सेन की लिखी हुई 1857, B.D. सावरकर की जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, है ना। तो उसके साथ साथ और भी कई सारी पुस्तकें 1857 पे लिखी हैं। और सारी पुस्तकों का नोट्स जो है आपके पास होना चाहिए कि उस पुस्तक और लेखक से प्रश्न आगे पूछे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। आज के समय में अगर बात कीजिएगा तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ी सी भी अगर आप लापरवाही करेंगे तो कंपटीशन से आप नो डाउट बाहर हो जाएंगे।
प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध दिया हुआ, एक तरफ नदी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पंचित पहाड़ बांध, तिलैया बांध, मैथान बांध, कालागढ़ बांध। अगर आप लोग को याद आ रहा हो, आप पीवाईक्यू लगाए हो, तो तिलैया बांध, मैथान बांध, ये दोनों को दोनों जो है पीवाईक्यू में प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो 4 ऑप्शन वाले प्रश्न है वहां से प्रश्न बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो ये इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अब उसी में से क्या पूछ दिया, नदी दे दिया और कह रहे हैं सुमेलित है कि नहीं। तो कह रहे पंचित पहाड़ी बांध दामोदर नदी, तिलैया बांध बराकार नदी, और मैथान बांध कोनरा नदी, और कालागढ़ बांध रामगंगा नदी। इसमें जो कौन सही सुमेलित नहीं है, जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का जो है वो है ऑप्शन सी। मैथान बांध जो है आपका कोनरा नदी पर नहीं है ना। ये कौन सी नदी पर है, या ये भी आपकी जो है अब बराकार नदी पर है। कौन सी, बराकर नदी पर ही मैथान बांध की है। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 13 का सी सही सुमेलित है। ये भी सही सुमेलित है, बी भी और डी भी, यानी तीनों सही है। गलत आपका सी वाला ही हमें उत्तर बताना है ना। और कोनरा नदी नहीं होगा, यहाँ भी बराकार नदी ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सूचीबद्ध परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य। ठीक है, अब कौन कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ किस राज्य में है। कह रहा है कोबाडा है ना, बगड़ा, चुटका, चैतापुर, माही, बांसवाड़ा। राज्य दिया है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। प्रिंटिंग थोड़ी सी यहाँ पे हल्की है, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर बात करें कोबाडा की, तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बागड़ा चुका जो है ये आपका पड़ेगा कहाँ पर, ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, जैतापुर आप सभी जानते हैं कि ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। और बच गया माही बांसवाड़ा, तो ये आपका राजस्थान में, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, है ना। इस तरीके से नाम से अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर पाए तो ये आपका समझ में आ जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा और बी का चौथा अगर ऑप्शन में देखें तो आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी सेम है। और सी, और हमें क्या बताया, जैतापुर आपको बताया सी का पहला, तो सी का पहले से आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके की जो भी चर्चा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, करंट से भी इसी तरीके का प्रश्न बनता है। जैसे मान लीजिए नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप एक बार अगर याद करने बैठे तो कितने सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जो मेन है, खैर तो उसको याद ही रखना जो इंपॉर्टेंट हर राज्य के। लेकिन जो चर्चा में रहते हैं, किसी वजह से कहीं मान ली टाइगर रिजर्व बन गया, उसके बाद से कहीं कोई आग लग गई, कहीं कोई जानवर मर गया, किस तरीके से अगर कोई पॉइंट बना तो वो चर्चा में आ जाता है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क। अब क्या होता है, जो 2-3 रहते हैं उनको मिला के पूछ लेता है कि ये स्टेट बता दिए कौन कौन से स्टेट है, या उससे सुमेलित है कि नहीं। तो लगता है अगर ये तो स्टैटिक प्रश्न है, लेकिन अगर पेन के ध्यान लगाए रहें, देखें करंट से वो भी चीजें बन के आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कह रहा निम्नलिखित झीलों में कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ठीक है, 4 झीलें हैं, कह रहा 7 ताल है ना, भीमताल, चंद्रताल है ना, 9 कुचिया ताल। इसमें कौन ऐसा है जो आपका उत्तराखंड में क्या है, स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथी, फटाफट से आप अपना आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी चंद्रताल, ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। चंद्रताल कहाँ है, ये झील आपका कहाँ पर है, हिमाचल में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है चंद्रताल। इसलिए हमसे पूछा है कि उत्तराखंड वाला नहीं। बाकी 3 इसमें जो झील है, 7 ताल, भीमताल और 9 कुचिया ताल, ये तीनों जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कौन नहीं है, तो ये चंद्रताल, सी हिमाचल प्रदेश। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन नहीं, यूपी स्पेशल का एक प्रश्न कह रहा है जगदीशपुर, विजयपुर, बबराला या आंवला, है ना। इसमें कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक संयंत्र है जो है विजयपुर। ये विजयपुर उर्वरक संयंत्र जो है ये आपको कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। एमपी के लिए मध्य प्रदेश में ये स्थित है। बाकी 3 जो है आपके ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूछा नहीं वाला है तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ जनजाति और राज्य। इसमें कह रहा है कि ये जो सामने सामने लिखा हुआ है, इसमें कौन कितना युग्म जो है सही सुमेलित है, कितना युग्म जो है इसमें सही सुमेलित की बात कर रहा है। तो कह रहा है रांची उत्तराखंड, बीरहोर झारखंड, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा केरल। आपको इसमें से बताना है कि कितना जो है इसमें सही सुमेलित है। तो अगर ऑप्शन की अगर बाकी एक बार ऑप्शन आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते रहे। अब देखिएगा कौन कौन से इसमें कह रहा है 1 और 2 सही सुमेलित है, 1 2 3, 1 3 4,
1, 2, 3, 4, इसमें कौन कौन सुमेलित है? इसका अगर सही उत्तर ये बात करेंगे साथियों तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या कौन सा है? हमारा 17 है ना, ठीक है। इसमें जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। 1, 2, 3 इसमें सही सुमेलित है। कौन कौन सा सही सुमेलित है? पहला, दूसरा और तीसरा। यानी राजी जो है उत्तराखंड की जनजाति है, बीरहोर झारखंड, मोरिया छत्तीसगढ़। तो गलत कौन सा है? तो आपका इसमें टोडा, टोडा यानी आपका केरल नहीं होगा। टोडा का कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, टोडा जो जनजाति है ये तमिलनाडु की जनजाति है। कहाँ की? तमिलनाडु की जनजाति है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। प्रश्न 4 वाला जो है ये कटेगा। अब बाकी तीसरा आपका सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, जो जनजाति और इससे संबंधित जो राज्य हैं, ऑप्शन जो भी सही हो वो तो हमने ABCD देख लेते हैं, लेकिन हमें क्या रहता है फोकस करना था यहाँ पर। राजी जो है उत्तराखंड की, बीरहोर झारखंड, मोरिया छत्तीसगढ़ ये वहाँ की जनजाति है, और ये टोडा आपका कहाँ पर? तमिलनाडु। TN लिख दे रहे हैं, तमिलनाडु केरल की नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आंसर आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, घाटी और अवस्थी। ये भी प्रश्न कब बनता है? जनरली जब करंट में कुछ घाटियां चर्चा में रहते हैं किसी न किसी वजह से, वहां से इसको प्रश्न को इस तरीके से मिला के बनाया जाता है। कह रहा है जीरो घाटी जो है और केशकाल घाटी, कंबम घाटी, अराकू घाटी, इसको मिलान करना है आपको सूची 1 से सूची 2 से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसको जीरो घाटी की, तो ये जीरो घाटी कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। केशकाल घाटी की बात करेंगे तो ये आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट आपका अराकू घाटी, आप सभी जानते हैं कहाँ पर है अराकू घाटी? तो आंध्र प्रदेश। और कंबम घाटी आपका बच गया, क्या है? तो बच गया तमिलनाडु। अब इससे अगर हम मिलाएं, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा हो जाएगा, अब बी का तीसरा, देखिए दोनों में है, ए और डी में भी है। इसके बाद से अगर हम फिर अराकू घाटी हमने कहाँ मिलाया था? तो आंध्र प्रदेश मिलाया था अराकू घाटी, जो पहले पर है, यानी डी का पहला अगर देखें तो डी का पहले से आपका ये आंसर पता चल जाएगा। अब इस वाले प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस मिलान वाली स्थिति में अगर आपको इसमें अगर पता होता, मतलब डी से अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से आते हैं तो डी अगर देखते हैं अराकू घाटी, अगर आपको पहले से मतलब कंफर्म होता कि अराकू घाटी आपको क्या है? आंध्र प्रदेश है, तो जैसे ऑप्शन में देखते थे टी का पहला टूट पूरा आपका ऑप्शन कट जाता। तो कई बार होता है कि हम लोग सीक्वेंस से चलते हैं, जैसे ABCD देकर, जैसे जीरो घाटी देकर फिर बी मिलाए फिर सी फिर डी, तो आपको पूरा ऑप्शन देखना पड़ा है ना, मिलाते मिलाते काटते गए। लेकिन कई बार अगर नजर पड़ जाती है पहले ही कि अच्छा ये इसका है तो इसका पहला ढूंढे, किस तरीके से डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच जाते हैं। क्लियर है कि नहीं इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति नहीं है ना? कह रहा बरगश, रुंड, कोल, नूनाटक और स्पिट, इसमें कौन आकृति जो है हिमनद द्वारा निर्मित नहीं है? प्रश्न संख्या 19 की अगर आप बात करें, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्पिट जो है, स्पिट की बात करें ये वो हिमनद द्वारा नहीं बनता है, तो किसके द्वारा बनता है ये भी बता दीजिए। ये जो है सागरीय जल द्वारा बनता है। किसके द्वारा? ये सागरीय जो जल है उसके द्वारा ये बनता है, और ये एक निर्मित भू आकृति है। बाकी अन्य जो आकृतियां हैं जैसे कोल हो गया, बरगश, रुंड और नूना अटक जो है, ये सब हिमनद के द्वारा बनी हुई आकृतियां हैं। सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन और छिद्र। स्थानीय पवन ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानीय पवन हो गया है ना, आपका ओशियनिक करंट हो गया, उसके साथ साथ जो पर्वत पठार है ना, जो उनकी चोटियां हैं, वो सारे प्रश्न आपसे पूछते हैं। इसमें कह रहे हैं सुमेलित नहीं है, यानी 3 तो इसमें सही दिया होगा। यानी ब्रिक फील्डर की बात करें, कह रहा है अर्जेंटीना, हाबू सूडान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, और लेवेंडर जो है लेवेंडर या लेवेंडर कह लिए दक्षिणी स्पेन। इसमें से कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 20 का। तो गलत हमसे पूछा है, तो ऑप्शन ये देखिएगा ये गलत है। ब्रिक फील्डर जो है आपका अर्जेंटीना में नहीं, ये कहाँ चलती है? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ये पवन जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ये पवन चलती है। बाकी अन्य जो अगर आप देखें तो इसमें सही सुमेलित है। अब वो ध्यान रखिएगा, सूडान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, लेवेंडर या लेवेंडर आपका दक्षिणी स्पेन, ये तीनों अपने आप में सही है। हमसे पूछा था गलत वाला बता दीजिए, तो गलत ऑप्शन नहीं है, ये हमारा सही तो हो जाएगा। अर्जेंटीना की जगह क्या होगा? तो यहाँ पे अमेरिका हो, सॉरी आपकी जगह ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है एडीज पर्वत में स्थित है। एडीज कहिए क्या एंडीज कहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डिटेल कह लेंगे तो से थोड़ा सा डीप प्रश्न हो जाएगा। कह रहा है कि ओजस डेल सलाडो कोटोपैक्सी लास्कर या संगे, ये 4 दिया हुआ, इसमें बताना है कौन सा जो है आपका एंडी जो पर्वत श्रृंखला है उसमें ये आपका स्थित है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों देखिएगा ऑप्शन डी, चारों पे चारों। इस तरह के जनरली प्रश्न आते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता हो तभी इन तरह के प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा 1-2 के अलावा पता नहीं रहता है कि सारे के सारे हैं कि नहीं। लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप देखेंगे डी सही उत्तर है, यानी चारों के चारों आपके वही तो उसी पर्वत पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है। एक तरफ नदी है, एक तरफ मुहाना है। तो कह रहा है जैम्बेजी नदी, गिनी की खाड़ी, पोटोमैक जो चेसापीक की खाड़ी, को नदी, काला सागर, जारे नदी, मोजाम्बिक चैनल। जो प्रमुख नदियां हैं उनके किनारे बसे जो प्रमुख शहर हैं वहां से भी प्रश्न बनता है। आरो में किन किन देशों से, अगर कोई इंपॉर्टेंट देश है वहाँ कोई बंदरगाह है वहां से भी प्रश्न बनता है। तो प्रश्न संख्या अगर 22 की अगर बात करें, है ना, तो कह रहा है कि इसमें सही सम्मिलित, बाकी इसमें पूछ रहा है सही वाला, इसके पहले नहीं पूछ रहा था तो उसमें 3 सही था 1 गलत है, यहाँ पे 1 ही सही है बाकी 3 गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें ऑप्शन बी है पोटोमैक नदी, इसका जो चेसापीक की खाड़ी, यही ऑप्शन है कि आपका यहाँ पे सही है। ऑप्शन 3 एक सही सम्मिलित है, बाकी अन्य 3 की अगर बात करें तो ये भी गलत सम्मिलित है। ये तीनों क्या है, ये जो गलत सम्मिलित है। अब गलत है तो इनको भी बता दीजिए कौन इसका क्या क्या होगा, कौन मतलब मुहाने से कहाँ होगा। तो जैम्बेजी जो नदी है इसका मुहाना की अगर आप बात करें तो ये मोजाम्बिक चैनल, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा मोजाम्बिक चैनल जैम्बेजी का। पो नदी की अगर आप बात करें तो ये एड्रियाटिक सागर में, काला सागर में नहीं। पो नदी कहाँ पे, एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरती है। और जायरे नदी की अगर आप बात कीजिएगा कि अटलांटिक महासागर, मोजाम्बिक चैनल में नहीं, अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। एक बार ध्यान से फिर से समझिए, बी वाला आपका सही है पोटोमैक नदी आपका, ठीक है। अब जो गलत है उसको हम बता दें, जैम्बेजी नदी आपका मोजाम्बिक चैनल, वो नदी आपका एड्रियाटिक सागर, ठीक है, काला सागर नहीं होगा। और ये मोजाम्बिक चंबा चैनल नहीं, ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। क्लियर है। तो इस तरीके से इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा सूचिमान पर्वत और स्थिति मिलान करनी है। अभी हम आपसे कह रहे थे कि जो जो इंपॉर्टेंट है पर्वत श्रृंखला उन सबको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो आइए देखिए कौन कहाँ पे है। कह रहा है मैकेंजी, है ना, एल्ब्रूज, मैकिनले, एल्ब्रूस। अब बताइए कौन कहाँ पे स्थिति है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें मैकेंजी की, तो मैकेंजी पर्वत अगर आप देखेंगे कहाँ पर है, ये आपका पड़ेगा कनाडा में। कहाँ पे, कनाडा में। एल्ब्रूज की अगर आप बात करेंगे तो ये पड़ेगा आपका ईरान में, ठीक है। मैकिनले, माउंट मैकिनले आप जानते हैं कि ये यूएसए का वो फेमस है माउंट मैकिनले, और एल्ब्रूस आपका रूस में। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा अगर आप देखें और बी का चौथा देखिए, फिर से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके एक ही साथ मिल गया। और हमने क्या बताया, मैकिनले आपका पहला, यानी सी का पहला बना था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो पर्वत पठार हैं उसके जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। हमने बताया मैकिनले यूएसए, एल्ब्रूस आपका रूस में, मैकेंजी आपका कनाडा, एल्ब्रूस ईरान, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यही बताया था ना, एल्ब्रूस ईरान, हाँ ठीक है सही है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आपको सही उत्तर आपको मिल गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे फिर एक प्रश्न दिया हुआ, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से कि सही सुमेलित नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले शब्द पे इसमें नहीं पूछ रहा है। कह रहा है पेट्रोलियम क्षेत्र, है ना, और देश, यानी 3 सही है, 1 इसमें गलत है। आपको बताना है प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दिया हुआ बर्गन कुवैत, है ना, फेवरडीन स्कॉटलैंड, और मोसुल इराक, और दचसारन सऊदी अरब। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है साथियों प्रश्न संख्या 24 में, ऑप्शन डी दचसारन जो सऊदी अरब में नहीं है। ये जो क्षेत्र कहाँ पर है, ये ईरान का है। कहाँ पर है, ईरान का ये क्षेत्र है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अन्य 3 अगर देखें, बर्गन पेट्रोलियम क्षेत्र कुवैत का, ये बिल्कुल सही है। एवरडीन स्कॉटलैंड और मोसुल इराक, ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है, तो गलत यही सही उत्तर हो जाएगा। दचसारन जो है ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा ईरान में। कहाँ पर, ईरान में पड़ेगा, यही सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 25, कैनेडियन शील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है। तो ऑप्शन है औजार का पठार, एडवर्ड्स पठार, है ना, कम्बरलैंड का पठार, या लॉरेंटियन पठार। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी, है ना, लॉरेंटियन का जो पठार है इसको ही कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका टी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का संविधान संशोधन से संबंधित है।
कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निर्देशक जो तत्व हैं उसमें मूल सूची में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किए गए थे। तो कह रहा है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43B। तो इसमें बताना है कि 42वां जो संविधान संशोधन है, आप जानते हैं इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो इसमें जो कौन कौन से आर्टिकल आपके जोड़े गए थे, तो ऑप्शन का 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 1 और 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का जो है आप देखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी 2 और 3। यानी अगर आप बात करें तो अनुच्छेद 39 का ए और 43 का ये 2 आर्टिकल आपके इसमें अनुच्छेद जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के मूल सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अलग से जो है कौन से संविधान संशोधन की क्लास हम ले रखे हैं, जिसमें अब तक के जो सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो सारे क्लास को जो है कंप्लीट इस तरीके से बनाया गया है, उस सबको उसमें कंप्लीट किया गया है। तो वो इंपॉर्टेंट क्लास आप जाके इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 2 और 3। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 27। गैर जो संसद सदस्य मात्र 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। यह किस भाग में अभिनिर्धारित हुआ है। ठीक है, तो ये किस में अभिनिर्धारित हुआ है, तो कह रहा है कि देखिएगा SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा और मुरली S देवरा बनाम भारत संघ, L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ। ये बात जो है किस वाद में कही गई थी, ध्यान दीजिएगा। ये जो तो आता ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्धारित कर दिया कि गैर सदस्य जो संसद के सदस्य हैं वो मात्र 6 माह के लिए ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा प्रश्न संख्या 28। संसद प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ। तो कह रहा 1954, 1960, 1962 या 1964। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का जो है ऑप्शन सी 1962 से जो है इसका जो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ माना जाता है। ये दोनों सदन जो है संसद के उसमें जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। कई बार ये भी पूछता है कि शून्यकाल कब आता है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है प्रश्न काल के तुरंत बाद जो आने वाला समय होता है वही जो है शून्यकाल होता है। और इसके जो स्टार्टिंग हुआ ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या जो है 29। संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या है असत्य, कह रहा ऑप्शन ए कह रहा संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, और कह रहा शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। जो अतारांकित जो प्रश्न है उसका उत्तर मौखिक दिया जाता है, या अल्प सूचना के प्रश्न का उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। कह रहे इसमें कौन सा उत्तर ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो देखिए अभी हमने आपको जस्ट बताया कुछ ही देर पहले कि शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, ये भी सही है। इसमें जो गलत है असत्य पूछा है वो है ऑप्शन सी, जो अतारांकित प्रश्न है उसका उत्तर मौखिक नहीं दिया जाता है। इसका उत्तर जो है अगर आप देखेंगे इसका उत्तर जो है लिखित में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इसका उत्तर अगर देखें तो लिखित में दिया जाता है। बाकी 3 जो इसका ऑप्शन है A, B और D ये सही है अपने आप में। गलत कौन सा है तो C है, और हमें गलत वाला ही बताना है तो C सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है कि प्रश्न का उत्तर मौखिक न देके लिखित दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पे नहीं बताना है, यानी 3 अनुच्छेद आपके सही होंगे। तो अनुच्छेद दिया हुआ है और प्रावधान कह रहा है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ, 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 201 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो प्रश्न संख्या 30 का अगर आप सही उत्तर देखें है ना, तो क्या हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 201 जो है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो कह रहा है ये यहाँ पर आपका क्या है कि गलत हो जाएगा। इसका जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो 213 अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 213 से संबंध है राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये 201 नहीं होगा। ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, तीनों अनुच्छेद सही है। खास करके कई बार जब प्रश्न पूछते हैं तो राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इनसे संबंधित इनके
जो कार्य हैं, इनकी शक्तियाँ हैं, उनसे रिलेटेड आपसे क्या पूछ लेता है, अनुच्छेद पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना है, 213। ठीक है, 213 ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 31 नंबर। 2 स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। पहला कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें राज्यपाल तय करता है और संविधान में वर्णित उपबंधों का अधीन उन्हें पद से अलग कर सकता है, यानी च्युत कर सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है कि अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, अतः दूसरे काल के लिए योग्य नहीं है। बताना इसमें साथियों के उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों में से कौन सा आपका स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो प्रश्न संख्या 31, ऑप्शन क्या है, बी, केवल 2, यानी केवल 2 इसका सही है। पहला आपका गलत है। पहला गलत क्यों है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ये सारी चीजें हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के संबंधी में, ये राज्यपाल नहीं तय करेगा, ये कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है, बाकी वो संविधान के अनुसार करेगा। ये आपका गलत हो जाएगा। और प्रश्न संख्या जो उसका 2 है, इसमें स्टेटमेंट वो सही है कि जो लोग नियुक्त हो जाते हैं वो पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता दूसरे कार्यकाल के लिए। तो दूसरा आपका यहाँ पे सही है, पहला गलत है। गलत क्यों है, बता दिया कि राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति होगा, और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। कह रहा है हृदय, गर्भाशय की, जांघ की या जबड़े की। प्रश्न संख्या 32 से अगर आप सही उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो साथियों ध्यान दीजिएगा सबसे मजबूत होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी आप कह लीजिए इसको, है ना। तो ये जाम मसल होता है, जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न संख्या 33, मादा शरीर में जो अंडोत्सर्ग है ओवल्यूशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। ठीक है, फीमेल में कह रहा कूप उत्तेजक हार्मोन, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या एल्थोपाइटिन। 4 हार्मोन के नाम दिए हुए, आपको बताना है इन जो उसके लिए ओवल्यूशन के लिए कौन सा उत्तरदायी हार्मोन है। ऑप्शन बी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये जिम्मेदार होता है मादा शरीर में, है ना, अंडोत्सर्ग के लिए। देखिएगा इसी तरीके से नर और मादा से संबंधित जो प्रमुख हार्मोन है, चाहे वो सेक्स हार्मोन हो, है ना, या फिर आपके जो अन्य हार्मोन हो, वो सारे के सारे हार्मोन जो बॉडी से रिलीज होते हैं, कहाँ से रिलीज होते हैं, उन हार्मोन का फंक्शन क्या है ना। अगर वो कम रिलीज हो तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत, ये सब सारी चीज़ें साइंस में अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखें तो उसमें आपका आता है, वहाँ से प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलता है। साथ ही साथ बात कीजिएगा साइंस में विटामिन हो गया, डिजीज़ हो गया, है ना, फंगल डिजीज़ या वायरस से बैक्टीरियल डिजीज़, वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। और पॉइंट बताया जैसे प्लांट वाला पोर्शन है, प्लांट वाले से प्लांट की जो 4-5 प्रमुख आपके हार्मोन एंजाइम वो सब सारे पॉइंट्स वहाँ से प्रश्न देखने को बनता है। अगला प्रश्न देखिए वही प्रश्न आ गया, विटामिन वाला ही आ गया, और उसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग इस प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप चाहे पीसीएस हो, आर हो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिएगा कह रहा है विटामिन दिया हुआ है और कमी से उत्पन्न रोग, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, है ना, राइबोफ्लोविन, नियासिन। तो बताना देखिए कैल्सीफेरॉल से अगर आप बात कीजिए, कैल्सीफेरॉल से क्या होता है, ऑस्टियोमेल्सिया। ठीक है, ये का तीसरा। रेटिनॉल से आपको जो है केरेमेटसिया हो जाएगा। बी का दूसरा राइबोफ्लोवी है जो फ्लेविन है, ये किलोसिस आपका यहाँ हो जाएगा, और नियासिन जो है यहाँ से पेलाग्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए के का तीसरा, बी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का दूसरा अगर आप देखें तो अभी भी आपका ये है, नियासिन का आपका पहला है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। हमने बताया क्या, नियासिन आपका यहाँ से पेलाग्रा हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल आपका ऑस्टियो, और रेटिनॉल का आपका ये राइबोफ्लोविन किलोसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है। ठीक है, इनके वो कमी रोग, कई बार ये पूछा था कि जो विटामिन है इनके स्रोत बता दीजिए, कौन कहाँ से पाए, जैसे आपको बता दें विटामिन के, है ना, उसके बाद से विटामिन ई इसका स्रोत जो पूछ लेता है, और जो अन्य B1 उसके बाद B2 इस तरह के जो विटामिन है उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछ लेता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा साथी ध्यान दीजिएगा, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा। यानी आप ऐसे समझिए, आप ये लिफ्ट है, ठीक है, और ये ऊपर से क्या हो रहा है, ये लिफ्ट जो है नीचे आ रहा है, लिफ्ट की गति नीचे की तरफ है, और ये इसका जो रस्सी है अचानक से टूट जाए तो उस समय जो इसमें जो व्यक्ति है लिफ्ट में खड़ा जो पर्सन है उसके भार का क्या होगा। तो बताइए, कह रहा है कि व्यक्ति का
आभासी भार अपने वास्तविक भार से कम प्रतीत होगा, या जो उसका आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक लगेगा, व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा या व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 35 की अगर आप बात करेंगे, है ना, तो जैसे ये आपका इसका लिफ्ट की डोरी टूटेगी तो उस समय गिरते टाइम जो है वो क्या किस तरीके से बिहेव करेगा, वो एक मुक्त पिंड की भांति बिहेव करेगा। और उस समय अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के भार जो है वो शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाएगा, यानी उसको भार की जो आप देखे स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी, इसको भारहीनता महसूस हो गई, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये कब है? जब लिफ्ट की डोरी टूट जा रही है, यानी टूट के गिर रही है लिफ्ट नीचे, उस केस में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 36, निम्न में ध्वनि की तीव्रता का यंत्र कौन सा है जो मापने वाला यंत्र है? कह रहा है ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर या फोनोग्राफ। इसमें बताइए ध्वनि की तीव्रता जो है इससे नापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो है ऑडियोमीटर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो है ये यंत्र है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 37, पानी में नमक मिलाने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? पानी में अगर आप नमक मिला दे रहे हैं तो क्या परिवर्तन? उसका क्वथनांक और हिमांक बढ़ेगा, क्वथनांक और हिमांक घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा, या घटेगा बढ़ेगा, दोनों में इसी में से आपको घूम फिर के सही आंसर बताना है। तो प्रश्न संख्या अगर 37 की आप बात करें, पानी में नमक मिलाने से क्या होगा, तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा, सी सही उत्तर हो जाएगा पानी में नमक मिलाने पे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 38, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार है? मतलब अगर आप ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ डिजीज है, तो पिका डिसऑर्डर है ना, बुलिमिया नर्वोसा है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा या आर्थोरेक्सिया नर्वोसा। तो बताइएगा, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान दें तो ये तो नहीं होगा। 3 अगर एक तरीके की दिया हो तो कहीं नहीं कि उसमें से ही आपको सही उत्तर मिलना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी, इसको बुलिमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। इसमें जो है अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन ख सत्य है? यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत असंविधिक सर्वोच्च परिषद है। रघुराम राजन समिति ने सबसे पहले इसके गठन का प्रस्ताव रखा। इसकी स्थापना 2010 में कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है। तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें कह रहा है कौन सा? असत्य है। ठीक है, असत्य हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो है आरबीआई गवर्नर नहीं करता है। इसकी अध्यक्षता जो है आप देखेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री, जो केंद्रीय सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। किसकी? तो जो वित्तीय स्थिरता विकास परिषद है उसकी अध्यक्षता जो है आरबीआई के गवर्नर नहीं करता है, वो कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। हमें बताना था कौन सा सत्य है, तो डी वाला सत्य हो गया। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असंविधिक सर्वोच्च परिषद है और इसकी स्थापना 2010 में होती है और समिति को रघुराम समिति ने इसके गठन का प्रस्ताव रखा था। तो क्लियर हो गया। अब इस तरीके के जो कुछ इंपॉर्टेंट आप देखें परिषद हैं या कोई कमेटी है, उसकी पूर्ण अध्यक्षता करता है, किसके उसमें संपन्न होते हैं, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होता है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय बजट 24-25, ठीक है, 24-25 में यहाँ पे पूछ रहा है, 24-25 के बजट से पूछा हुआ है। तो कह रहा है जो आवक स्रोत है और प्रतिशत भारांश, इसको अगर आप देखें इस तरीके से तो ये बजट जो करंट कर रहा है। अब हालांकि ये वाला तो 24-25 वाला ये प्रश्न है, जबकि अब ये एग्जाम जुलाई में होगा तो उसमें एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन कौन सा? 25-26 का बजट का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है 40 को यहाँ पे स्किप कर देते हैं, ये बजट पुराना वाले बजट का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिएगा इसमें कह रहा है कि निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर जो आरोपित कुछ कर की दर उसको बताता है। या दूसरा कह रहा है भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, जो प्रतिदिन 2 सप्ताह पर संशोधित किया जाता है। बताना है इसमें कौन सा आपका सही है। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा ये बताना है। प्रश्न संख्या 41 जो है
आपको देखना है। इसमें देखिएगा दोनों कथन जो दिए गए हैं वो दोनों को दोनों सही है, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। अपने आप में ये दोनों को दोनों सही है। बहुत इसमें जो इसके चर्चा में रहा होगा, तो सरकार कब इसमें जो कोई संशोधन करती है पुराना 1-2 साल पहले का भी रहता तो भी पूछ लिया जाता है। तो विंडफॉल टैक्स के बारे में दोनों बातें अपने आप में क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक रिपोर्ट है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में बताना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। जंतु और पादप उत्पाद है और अवैध तस्करी है। तो देखिएगा इसमें जो हाथी के दांत की तस्करी है वो लगभग आपके यहाँ पे कितना 15% है। पेंगोलिन जो शुल्क है आपका ये 28%। शीशम जो है कि आपका 35%। और गंडे का सींग जो है ये आपका कितना 29%। इस हिसाब से अगर आप इसका ऑप्शन मिलाएंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन डी। ठीक है, डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 43 नंबर, कथन कारण वाला। आप जानते हैं कि इसमें कथन और एक कारण रहता है, इसको दोनों पढ़ के बताना था क्या इसमें सही है। कथन कह रहा है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट तरीके की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है। कारण कह रहा है किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकट में ही संपन्न होती है। तो बताना इसमें क्या सही होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट कथन कारण सही है कि नहीं। तो देखिएगा इसका जो कथन और कारण है दोनों सही है। पहली चीज़ की जो बता रहा है कि विशिष्ट निके की पर्याप्त होनी जानकारी है, ये सही है। उसके बाद से कह रहा है कारण भी सही है, और कारण जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि अगर आप क्योंकि लगा के देखें तो ये इसका साइंटिफिक रीजन बन रहा है कि जो प्रजातियों का उनका प्राकृतिक आवास है उनके विशिष्ट निके को जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि उनकी जो कार्यात्मक भूमिका है वो अपने निके में ही संपन्न होती है। इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए जो है क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 44, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कवक के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। कह रहा है इसकी जो कोशिकाभित्ति है काइटिन की बनी होती है, और दूसरा कह रहा है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, 9 तो 1, 9 तो 2। पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। इस हिसाब से इसका क्या सही हो जाएगा, प्रश्न का 44 है, केवल 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कवक के अगर बारे में बात करें तो इसकी कोशिका जो है, कोशिकाभित्ति वो काइटिन की बनी होती है, बात सही है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसी कारण जो है अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना पाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। और कवक क्या है, तो कवक एक ध्यान रखिएगा ये थैलाफाइट है। क्या है, थैलाफाइट है। और एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवक के जो अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको माइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कवक के अध्ययन क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सही है। ये गलत है, क्यों गलत है ये बता दिया आपको। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज क्षेत्र है और स्थिति है, इसका भी मिलान करना है कौन कहाँ कहाँ पे है। तो ध्यान दीजिएगा स्थिति, और इसमें एक दिया हुआ है बुनाई, जमर पानी, संदूर पहाड़ी, और जो है इसमें क्या है आपका राधानंदपुरम। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं, राधानंदपुरम जो है ये आपका पड़ेगा कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद से संदूर पहाड़ी जो है, संदूर पहाड़ी आपका पड़ेगा कहाँ पे, ये कर्नाटक में। बुनाई जो है, बुनाई आपका कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका ओडिशा में। बच गया आपका जमर पानी, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये कुछ जो है मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र है। इसी तरीके से साथियों ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है लोहे का, सोने का, कोयला का, है ना, और जो प्रमुख धातुएं हैं या फिर प्रमुख खनिज जो धातु है उनके उत्पादक क्षेत्र और जगह के बारे में पूछता है। इस हिसाब से अगर हम अपने इसके पुट पे जाएंगे तो पुट इसका कौन सा सही सुमेलित होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 2, बी का चौथा, सी का पहला और ये तीसरा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 46 नंबर क्या कह निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। ठीक है, प्रोटीन को विकृत नहीं करेगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन कह रहा है उष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, या भारी धातु का लवण जो है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें दिए गए ऑप्शंस में से प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन बी, अवरक्त किरणें जो है ध्यान दीजिएगा ये प्रोटीन को विकृत नहीं करेंगी। बाकी अगर आप अन्य की बात करें जैसे उष्मा हो गया, एक्स किरणें, भारी जो धातु लवण है, ये सब क्या करती है, तो प्रोटीन को क्या कर देंगी, विकृत कर देंगी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 47।
47 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ओला का संबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस बादल के साथ है, तो कपासी वर्षी और छाप खस्तरी और कपासी, ये बादलों के टाइप्स वाले आप देखे होंगे, पढ़े होंगे वहाँ पे। तो कह रहा है कि ओला का संबंध जो है किस तरह के बादल से है, तो अगर सामान्यतः अगर आप बात करें ओला का जो संबंध होता है वो जो है ना, कपासी अवर्षी बादल से होता है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कई बार जैसे सही सुमेलित पढ़े और फटाक से एक सही सुमेलित दिखा उसको लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे कई बार प्रश्न, मतलब ऑलमोस्ट जितने एस्पिरेंट्स इनसे बात करने के बाद जो अपना फीडबैक देते हैं, बताते हैं, तो देखिएगा 2 से 3 प्रश्न सबका इस तरीके से गलत निकल ही जाता है। बहुत रेयरली होता है, पढ़ेंगे सही, कभी वो एमआर में कॉल करते समय, कभी इस तरीके से। इन चीज़ों से बचिएगा, ये सिली मिस्टेक्स हैं, और ये जो आपके क्या करते हैं परीक्षा में, है ना, प्रश्नों को गलत होने से आपके नंबर बहुत पीछे चले जाते हैं। तो कह रहा है औद्योगिक प्रदेश और देश, अलबामा कह रहा है यूएसए, रूर जर्मनी, कैंटन जापान, दक्षिण ट्रांसवाल जो है आपका कह रहा है। तो देखिएगा, अब इसमें जो कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, एक इसमें जो कैंटन आपका है, ये देखिएगा ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। ये जो जापान में नहीं है, ये कहाँ पर है आपका, ये है चीन में। बाकी 3 जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे अलबामा यूएसए में सही है, रूर जर्मनी में सही है, दक्षिण ट्रांसवाल जो है आपका दक्षिण अफ्रीका भी सही है। यानी जो 3 सही है ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। बाकी हमें इस प्रश्न में गलत वाला बताना था, तो कैंटन बता दिया आपका कहाँ पर, चीन में, जापान नहीं होगा, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 49 नंबर। कह रहा है कि मानव प्रतिरक्षा जो हीनता विषाणु HIV है, इसके द्वारा एड्स रोग होता है, जो एक है किस तरीके का वायरस है, तो रेट्रोवायरस, लेंटेवायरस, है ना, आर्बोवायरस, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 49 का अगर आप देखें, तो जो HIV वायरस है ये किस तरीके का वायरस है, ये एक रेट्रोवायरस है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये एक जो है रेट्रोवायरस है ना, और ये क्या करता है HIV वाले में ये एक तरीके का वायरस है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है। ये भाग 4 अध्याय में विभाजित, इनमें से कौन सा भाग सही सुमेलित नहीं है। मतलब 12 का जो पार्ट है उसमें 4 पार्ट आपको बता रहा है। तो 12 का जो अध्याय है और प्रावधान, अध्याय 1 वित्त, 2 में ऋण लेना, अध्याय 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। तो इसमें बताना है प्रश्न संख्या 50 में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो इसमें जो आपका कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, उसमें आपका ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है ना, यही गलत है। बात करेंगे 12 का जो अध्याय है आपका, ये अनुच्छेद आपका 264 से लेके, है ना, 301 का ये तक है। ठीक है, इसमें पहले ये चीज आनी है, इसमें जो बाकी की सारी चीज दी गई हैं। और जो आपका ये पहला इसमें है, अध्याय 1 में वित्त के बारे में है, 2 में ऋण लेने के बाद बात की गई है। संपत्ति 3 में जो है इसमें बताया गया है कि इसमें जो है जो आपका भाग अध्याय 3 है, इसमें बताया गया किसके बारे में, संपत्ति, है ना, संपत्ति संविदा, है ना, अधिकार, इसके बारे में बताया गया है। और जो यहाँ पे यहाँ भारत के व्यापार क्षेत्र के बारे में राज्य दिया हुआ है, ये आपका जो है भाग 13 में है। किसमें है, ये आपका भाग 13 में वर्णित है। किसमें, भाग 13 में, यानी पहला दूसरा चौथा सही है इसके अकॉर्डिंग, और गलत कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें गलत है, यही हमें बताना था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 51 नंबर, देखिएगा। कह रहा है कि राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है। राइजोटोप की परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है रेडियोधर्मी जो आइसोटोप उसका उत्पादन, जो गैंडे का अवैध शिकार पर रोक लगाना, दुर्लभ पौधों का संरक्षण, रेडियोधर्मी प्रदूषण को जो भूजल है उसको संरक्षित करना। तो राइजोटोप परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपका ऑप्शन बी, गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाना। ठीक है, ये आपका इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। इस परियोजना को जो है दक्षिण अफ्रीका ने प्रारंभ किया था। किसने, इस परियोजना को जो है राइजोटोप परियोजना दक्षिण अफ्रीका ने इसको प्रारंभ किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि डार्क ऑक्सीजन, ठीक है, डार्क ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं। वायुमंडल में अदृश्य रूप से उपस्थित ऑक्सीजन, विषाणु द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन, या सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली ऑक्सीजन, मशरूम कृषि में मशरूम द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन। तो डार्क ऑक्सीजन होता क्या है, इसके बारे में अगर आप बात करें तो होगा इसका ऑप्शन सी, जो सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली ऑक्सीजन को ही क्या कहते हैं, डार्क ऑक्सीजन कहते हैं।
ठीक है, वहाँ पे उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन है, और जहाँ पे प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है वहाँ पे, उसके लिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है। तो देखिएगा, कह रहा है कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिया हुआ है। पहला है 53 नंबर में, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दूसरा कह रहा है कि लाल रंग के प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो इससे पूछा है कौन सा सही है। 53 नंबर की अगर आप बात करेंगे तो देखेंगे दोनों को दोनों उल्टा दे दिए, दोनों गलत है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है, इसके कारण इसका विचलन प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। आपस में दोनों स्टेटमेंट जो है उलट दिया है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आंसर सीधे इसका क्या हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 9 तो 1 9 तो 2। आप समझ गए होंगे कि लाल रंग का जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ से बस इसको चेंज कर दीजिए, दोनों को लाल को बैगनी और बैगनी उसकी जगह अपनी दोनों जगह पे चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 53 हो गया। 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी 2 कथन और सही पूछ रहा है, कौन सा बताना है। तो कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, मृग दृष्टा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है तो उसे अपना प्रतिबिंब चौगुनी चाल से पास आता हुआ प्रतीत होगा। कह रहे इसमें से कितना सही है। तो देखिए कह रहा है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही है। तो पहला सही है आपका और दूसरा सही है। ठीक है, क्या सही है इसमें, पहला सही है और दूसरा सही है। उसके साथ साथ परावर्तन आपका ये कौन सा है, आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2, यानी 2 ऑप्शन इसमें सही है। 2 ऑप्शन सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें जो चौगुनी चाल है ये गलत है। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 3 गलत है। इसमें जो है आपको ये दुगुनी गति से आता हुआ प्रतीत होगा, चौगुनी चाल से नहीं। इसमें 2 सही है, पहला और दूसरा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो केवल 2, मतलब केवल 2 नहीं, मतलब 2 ऑप्शन इस तरीके से समझिएगा। ठीक है, जैसे 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इस तरीके से बात की गई है। तो इसमें आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 55 नंबर क्या कह रहा है। तो साबुन अपमार्जक के बारे में बातें कही गई हैं। उत्तल दर्पण से जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बस एक छोटा सीधा आभासी बनता है। गाड़ी की हेडलाइट और सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था। बड़ी फोकस वाला जो अवतल दर्पण है दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग होता है। इसे बताना कौन सा सही है, यानी कितने स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक उसी बटन पे ये भी प्रश्न है, तो प्रश्न का उत्तर बताइएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये फिर से अच्छे से पढ़िए प्रश्न संख्या 55 में, है ना। तो कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा इसमें आपका सही है। इसमें भी जो है आपका ऑप्शन बी केवल 2 सही है। 55 में भी आप कौन कौन सही है उसको बता देते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिएगा आपका पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा आपका सही नहीं है ना। केवल 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 56। कह रहा साबुन और अपमार्जक जो परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही जैव अपघटनीय है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं दोनों। साबुन तथा अपमार्जक दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो बताना है आपका इसमें से कौन सा सही है। इसमें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, 9 तो 1 9 तो 2। इसमें क्या चीजें हैं तो ध्यान दीजिएगा। इनमें पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, बात करेंगे किसमें दोनों कह रहा है। तो दोनों में साबुन जो है आपका वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ है और ये केवल मृदु जल में नहीं झाग बनाता है। आप बता दें साबुन जो है यहाँ पर कठोर जल में जो कैल्शियम आयन और उसके साथ भी आयन मिलकर ये झाग बना लेते हैं। तो इस तरह के से इसमें जो है आपका दोनों ऑप्शन गलत है। ये भी गलत है, भी तो पहुंच सही है, तो दोनों सही नहीं है। क्लियर है यहाँ। और करंट अफेयर की जो प्रैक्टिस बैच है उसमें जरूर इनरोल होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा के लिए। और यहाँ पर आप किसी एक सोर्स से पढ़ते हैं करंट अफेयर, खुद से फट करते हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट टीम बैठी है, अलग अलग लोग जो मेंस तक लिखे हुए इंटरव्यू तक गए हुए उनकी टीम है, वो लोग करंट अफेयर को यहाँ पे आपको कंपाइलेशन दे रहे हैं अलग अलग मैगजीन से देख के। तो आपको एक ही जगह सारा चीज़ मिल जा रहा है, सिर्फ आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, पढ़ना और प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए, है ना। देखिएगा साथ ही यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कथन है उन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसका उपयोग पेट्रोल के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एथेनॉल पर्यावरण के लिए हानिकारक है और जो है इसका उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ाता है। उसके बाद से कह रहा है कि एथेनॉल का
जो उत्पादन है मुख्यतः फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा होता है। बताना इसमें से उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, कितने सही हैं? तो 3 स्टेटमेंट है, कह रहा है केवल 1, केवल 2, सभी थे। मतलब ये केवल 1 का मतलब यहाँ पे ये मत लीजिएगा कि पहला स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कितने 3 में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है ना? इस तरीके से है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी बात करेंगे इसमें, अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, पहला सही है आपका, एथेनॉल जो है इसका उपयोग जो है पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है, तो ग्रीन हाउस गैसों का इनका ये उत्सर्जन को कम करेगा, इसीलिए इथेनॉल को लाया गया, दूसरा गलत है। तीसरा जो है इसका उत्पादन जो अगर आप देखें तो फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा ही होता है ना? तो ये वाला भी सही है, यानी कितने स्टेटमेंट सही हो गए, 2 स्टेटमेंट इसमें आपके सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2। यानी इस जो 3 स्टेटमेंट है इसमें 2 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि देखिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को जो है बढ़ाता नहीं है, जबकि ये कम करता है, क्योंकि इसी के लिए इसको में पेट्रोल में इसको मिला के आगे जैव ईंधन के रूप में यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाइयां हैं। किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है और रक्त का पीएच लगभग 6.4 होता है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है और कह रहा है इसमें से भी कि कौन सा आपका कितने तथ्य जो है कथन इसमें से एक सही है, कितने कथन सही है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, केवल 1, केवल 2, सभी 3, या इनमें से कोई गलत नहीं है। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। देखिए कौन सा आंसर आपने ठीक किया है। देखिए पहले इसमें जो अगर हम देखें तो इसमें देखेंगे पहला जो कह रहा है न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाइयां हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है, तो जी हाँ ये भी सही। किडनी जो है विषैले पदार्थों को जो है पेशाब के रास्ते से फिल्टर करके निकालने के काम में आता है, तो दूसरा भी आपका सही है, पहला भी दूसरा भी। तीसरा कह रहा है रक्त का पीएच मान 6.4 होता है, तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रक्त का पीएच मान अगर आप देखें तो सामान्यतः जो है 7.4 होता है। कितना? 7.4 ये होता है। तो आपका ये तीसरा गलत हो गया। कितने स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा? तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2 जो है यहाँ पर सही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यानी एक हमसे गलत वाला पूछा है तो गलत के लिए पढ़िएगा, नहीं तो सही वाला पढ़ के तो आंसर टिक कर देते हैं लोग। ऑप्शन एक है इसके स्थापना 2008 में की गई, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त है। चौथा कह रहा है कि इसके महानिदेशक की शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्तियों के बराबर होती हैं। फिर इसमें बताइए कौन सा एक स्टेटमेंट जो है एनआईए के बारे में गलत है, बाकी 3 आपका इसमें क्या है, सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका पहला ही गलत है। इसकी स्थापना 2008 में नहीं 2009 में की गई। ठीक है, जो अधिनियम था इसके स्थापना का, जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, वो अधिनियम का नाम था अधिनियम 2008 था, जबकि स्थापना इसकी जो हुई थी वो आपका 2009 में हुई थी। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया, ये सही नहीं है। दूसरा सही है, तीसरा सही, चौथा भी सही है, यानी इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, और बाकी जो अधिकारियों के बराबर इसको अधिकार प्राप्त है और ये महानिदेशक के बराबर होता है, ये सारी चीज़ इसमें सही है। गलत बताना था, ऑप्शन ए गलत है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 60 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा हाइपोथैलेमस का नहीं है। ठीक है, कौन सा कार्य जो हाइपोथैलेमस का नहीं है, इसमें वर्क नहीं है, वर्क फंक्शन बताना है। कह रहा है यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने में हार्मोन का नियंत्रण करती है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण का कार्य करता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है और यह वसा एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर भी नियंत्रण करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो हाइपोथैलेमस का वर्क फंक्शन नहीं है, बाकी 3 आपका इसमें से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका ये वर्क फंक्शन है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हाइपोथैलेमस जो है ये आपका स्थित कहाँ है, कि ये मस्तिष्क का जो है अग्रभाग है। क्या है? ये मस्तिष्क का अग्रभाग है और इसे क्या क्या फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन तो यही है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित हार्मोन होता है उसका नियंत्रण करता है। यह भूख, प्यास और ताप पर भी नियंत्रण करता है और ये वसा कार्बोहाइड्रेट का उपापचय पर भी नियंत्रण करता है। तो जो थर्ड जो गलत है, इसका फंक्शन नहीं है कि इसका फंक्शन है संतुलन बनाए रखना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो है ये सेरिबेलम का है, किसका? सेरिबेलम
बेलम का पार्ट है मस्तिष्क का, और ये सेरिबेलम कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, यानी पश्चिम जो भाग है पीछे उसमें ये रहता है, और जो है ये हाइपोथैलेमस है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो ये शरीर का संतुलन कौन बनाता है, तो सेरिबेलम बनाता है ना, ये ध्यान रखेंगे। और ये इसका फंक्शन नहीं है, तो ये आंसर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 3 इसके फंक्शन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 61 नंबर क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है, यह झटका किस बल के कारण लगता है। ठीक है, तो ये बताना है कि झटका किस बल के कारण लगता है। तो कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल। तो ये जो बल होता है साथियों ध्यान दीजिएगा, हाँ ये एक तरह का क्या है, अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, कैसा है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा क्या, अपकेंद्रीय बल। मतलब जब जैसे कोई ये होता है कि वृत्ताकार कोई मार्ग, उस पर जब कोई व्यक्ति सिर घूमता है, तो जब कार घूमती है कहीं से, ठीक है, दाया बाएं, एक तरीके का उसी का एक आर्क बनता है। ठीक है, एक कोई हिस्सा रहता है, उतना ही आर्क बनेगा जब घूमते टाइम। तो उस टाइम क्या होता है, एक ये आभासी क्या है, अपकेंद्रीय बल होता है, जिसकी उत्पत्ति जो है आप देखेंगे जड़त्व का जो गुण है उसके कारण होता है। ठीक है, तो ये उसी कारण ये अनुभव होता है, जिससे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो फिंच ने, विलियम जोन्स, लेडन और रस्किन ने, विलियम रॉस ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाबरनामा का जो है अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो अनुवाद किया था वो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, लेडन और रस्किन ने। सी सही उत्तर हो जाएगा, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करती है, 60%, 70%, है ना, 42.6 या 65.7%। तो बताना प्रश्न है क्या, 63 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 70.2 जो प्रतिशत जनसंख्या है वो प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुल में निवास करती है। ठीक है, तो ये नगरीय संकुलन होता है क्या है कि ऐसे नगर जिनकी संख्या अगर आप देखें 1 लाख से, ठीक है, 1 लाख या उससे अधिक होती है, तो वो प्रथम श्रेणी के नगरीय कुल में आते हैं। जिनकी संख्या 1 लाख से अधिक है, तो उसमें भारत की जो जनसंख्या, इसमें इस तरह की संख्या है तो लगभग 468, ठीक है, 468 इसमें संख्या है। और इसमें जो नगरीय जनसंख्या का भाग है वो लगभग 70% के आसपास उसमें निवास करती है। तो बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 64 नंबर, आक्सीय शोषण में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है, इसमें ग्लूकोज का अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल का अणु बनाता है। यदि इस क्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे। पहली चीज तो ग्लाइकोलाइसिस की पूरी घटना आपको बता दिया क्या क्या कैसे बनता है। अब इसमें बता रहे हैं कितने जो मॉलिक्यूल है वो विघटित होकर कितने अणु बनाएंगे। तो ऑप्शन कह रहा है अगर इसके 3 टूटेंगे तो कह रहा 3 बनेंगे, 6, 9 या 12। यानी ग्लूकोज अगर 3 टूटते हैं तो कितने इसके बनेंगे। तो ध्यान दीजिए इसके जो बनेंगे वो 6 अणु बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब आप देखिएगा कि पायरुविक एसिड का जब वो विघटित होता है तो उसमें अम्ल के जो एक अणु विघटित होकर क्या बनाता है, 2 अणु। तो इस प्रकार अगर 3 विघटित होंगे तो कितने बनाएगा, ये 6 बनाएगा। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ, क्रेब्स चक्र आप जानते होंगे, ये संपन्न होने वाली घटना है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। ठीक है, जिंक का, जिंकाइट, क्यूपराइट, कैलामीन, है ना, कैलोमल। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, क्यूपराइट। क्यूपराइट आपका क्या है, तो क्यूपराइट इसका जो है नहीं अयस्क है, ये किसका है, तो क्यूपराइट जो अगर आप ध्यान देंगे तो ये कॉपर का अयस्क है। किसका, कॉपर का अयस्क है क्यूपराइट। बाकी 3 जिंकाइट, कैलामीन या कैलोमल जो है ये सब जिंक के अयस्क है। ठीक है, यानी नहीं पूछा था तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। यूपी स्पेशल का, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। तो अगर आप बात करें ये ईस्ट और ये वेस्ट, और यूपी को अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से, अगर यूपी का आप इमेजिन करते हैं कि इसमें बताना है कौन सा जिला पूर्व से, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से,
हमें लग रहा है ये कौन सा ही है ऑप्शन। आप एक बार फिर से ध्यान से पहले आप देख लीजिए चारों ऑप्शन कौन सा कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर हम आपको बताते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो देखिएगा ऑप्शन ए, ठीक है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और पीलीभीत। ये जो ऑप्शन है ये आपका कहाँ से पूर्व से पश्चिम का क्रम है। यानी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अगर उत्तर प्रदेश का अगर नक्शे पे जाएं तो इस तरीके से अगर है तो पूरब से इस साइड से अगर आपको स्टार्ट होगा यहाँ से महाराजगंज, फिर यहाँ सिद्धार्थनगर और इधर के यहाँ पे श्रावस्ती पड़ेगा और इधर ऊपर आके यहाँ पे आपका पीलीभीत पड़ेगा। तो ये आपका पूरब से ये पश्चिम की तरफ जो है ये आपका जिलों का क्रम। ये जो है उत्तर प्रदेश के जितने बॉर्डरिंग शेयर कंट्री हैं या फिर जिले हैं, मतलब जैसे एक तरफ तो नेपाल हो गया आपका, है ना, बाकी इधर कौन कौन से जिले किससे कनेक्टिंग है, तो ये सारा बेसिक्स में उत्तर प्रदेश से आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा यमुना नदी के तट पर स्थित है। कह रहा कालपी, कौशाम्बी, इटावा, कन्नौज। इतने सारा दिया हुआ है ऑप्शन देखिएगा 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है पहली तो बता दें, इसमें अगर आपको याद हो तो कन्नौज अगर देख के आपको याद आ रहा तो कन्नौज यमुना के तट पर तो नहीं है, ये तो कहाँ पर है, ये गंगा के तट पर है। ठीक है, तो पहले ही आप इसको काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, तो 4 काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच गया आपका 1 तो 3। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी यमुना नदी के तट पर कालपी है, किटावा है और कौशाम्बी है। कन्नौज आपका नहीं है, ये कहाँ पर है, ये गंगा नदी के तट पर है। इस हिसाब से आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, एक बार फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, है ना, और बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा जा रही है। टेस्ट सीरीज है और टेलीग्राम पर प्रैक्टिस है, जो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में परीक्षा में गलत होते हैं, वो सारे पॉइंट्स के कंपाइलेशन आपको दिया जा रहा है डेली बेसिस पे। तो टेलीग्राम से भी जुड़ना ना भूलिएगा। 68 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नार्डिक देशों को जो इन लोगों का समूह है उसमें शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये चीज़ हमेशा की नहीं पूछ रहा है। आइसलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड या डेनमार्क। तो नार्डिक देशों का जो समूह है उसमें आपका कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपका ऑप्शन सी नीदरलैंड नहीं शामिल है। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन कौन से देश शामिल है नार्डिक में, पहला तो आपका यहाँ पे आइसलैंड हो गया, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें और कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा नॉर्वे है ना, नॉर्वे हो गया। उसके बाद से स्वीडन है, कौन सा है, स्वीडन हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, है ना, फिनलैंड है ये, इसमें डेनमार्क हो गया और आइसलैंड। तो इतने सारे जो देश है ये आप देखिए, ये आपके कौन से हैं, ये नार्डिक देश है जिसमें आपका आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, है ना। नीदरलैंड आपका इसका हिस्सा नहीं है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न पर विचार करें, गौतम बुद्ध नगर, खौराया, कानपुर नगर, इटावा। साक्षरता के अनुसार जिलों का सही घटता क्रम, साक्षरता के अनुसार घटता क्रम यानी सबसे ज्यादा फिर उसको ऐसे घटता क्रम। तो इसमें तो अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले आपका गौतम बुद्ध नगर आपको याद हो कि जिलों में जो सबसे ज्यादा साक्षरता है लगभग 80% के आसपास इस जिले की साक्षरता है, तो ये पहले आएगा, ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद से अगर आप बात करें गौतम बुद्ध नगर के बाद से तो कानपुर आता है, 2 उठा लीजिए कानपुर, तो एक के बाद से 2 से 3 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कानपुर के बाद फिर और आया और उसके बाद से इटावा। यानी आपका जो क्रम है वो क्रम ऐसे ही दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर और आया, फिर इटावा। ये जो आपका क्रम है सही घटता हुआ क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, उसका थोड़ा कम कानपुर और आया और इटावा। ये क्रम आपका जो है क्या है, साक्षरता का है। ठीक है, तो साक्षरता का हम आपको पहले बता चुके हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप यूपी स्पेशल की जो क्लास है प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जरूर साथियों अगर RAR एग्जाम आप दे रहे हैं तो नो डाउट इस चैनल पे आपको सीधे एग्जाम ओरिएंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और यहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से लास्ट टाइम जो UPPCS हुआ था, चाहे करंट अफेयर का क्वेश्चन हो या फिर आपके GS के, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट भी थे। तो ये दावा नहीं किया सके सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थे, वो बहुत है ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट थे जो उसमें कुछ स्टेटमेंट मिल रहे थे और बाकी सारा भी आपको उससे मिल गया। यानी जो लोग प्रॉपर तरीके से क्लास किए थे, है ना, टेलीग्राम से नोट्स वगैरह लेके पढ़े थे, तो उतना उनका गलत नहीं होगा। और ध्यान दीजिएगा RAR में आपका करंट अफेयर की अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। मंथली मैगजीन कवर कर रहे हैं, ऐसे करंट अफेयर MCQ कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से जुड़ना ना भूलिएगा क्योंकि आप ही सभी लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भ्रूण में जो न्यूरल ट्यूब का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है। न्यूरल ट्यूब से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। न्यूरल ट्यूब दोष जो है केवल अनुवांशिक कारकों के कारण होता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है? 2 और 3, 1 और 2, केवल 2, उपयुक्त सभी। अब ये जो है आपके पिछले वाले प्रश्न के ऑप्शन से अलग है। उसमें जो केवल वाला था तो उसमें ये आपको नहीं बताना था कि पहला ही सही है कि दूसरा है या तीसरा। उसमें सिर्फ बताना तो उस 3 में से कोई 2 सही है। अब कौन-कौन सही है वो ऑप्शन आपसे नहीं पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछ रहा है एग्जैक्ट कि दूसरा सही है, तीसरा, दूसरा या पहला दूसरा, ये चीज़ समझिएगा अंतर को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 70 का, इसमें क्या-क्या सही है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है कह रहा पहला तो इसमें आपका सही है। उसके बाद से अगर देखें दूसरा ऑप्शन देखेंगे न्यूरल ट्यूब से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विकास होता है, ये भी सही है। तीसरा जो है अगर आप इसमें देखें तो ये गलत है। इसमें जो केवल शब्द दे दिया है केवल, तो जो कह रहा है न्यूरल ट्यूब दोष है ये केवल अनुवांशिक कारकों के कारण होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, केवल अनुवांशिक कारण नहीं है। इसमें अगर आप देखें न्यूरल ट्यूब दोष के लिए तो पोषण जो है, पोषण स्तर में अगर डिस्टर्बेंस होता है, पर्यावरण में अगर डिस्टर्बेंस होता है, तो ये सब भी कारक हैं जो न्यूरल ट्यूब दोष के लिए जिम्मेदार हैं। तो केवल यहाँ पर इसकी वजह से ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला अपने आप में सही है, दूसरा सही है, तो हमारे क्या हो जाएगा सही उत्तर। अगर आप देखें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें सही पूछा था हमसे। तो प्रश्न को ध्यान समझिए, जैसे यहाँ पे इस तरह कुछ वर्ड है तो बहुत स्पेसिफिक कुछ होता है जो बहुत स्पेशल, तभी इस तरह का कोई चीज़ सही होता है। तो मोस्ट ऑफ देखिए इसमें केवल और ओनली इस तरह के जो आता है तो गलत ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 71 क्या कह रहा है? कौन सा जो कथन है वो सही है? मानव भ्रूण का जो हृदय है उसका विकास गर्भधारण के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है और हृदय की धड़कन जो है गर्भधारण के 6वें सप्ताह में शुरू होती है। कह रहा है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो प्रश्न संख्या 71, ठीक है, 71 का अगर आप देखें तो पहला भी आपका सही है। मानव भ्रूण का जो हृदय है वो विकास उसका कब होता है? गर्भधारण के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। और दूसरा भी सही है, हृदय की जो धड़कन है वो लगभग 6ठे सप्ताह में शुरू हो जाती है। तो यानी सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। ठीक है, हृदय का पूर्ण रूप से विकसित होना गर्भधारण के 9वें सप्ताह में होता है। अभी देखिए ऊपर वाला हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट करेगा ये। भ्रूण के अंगों की प्राथमिक संरचना का निर्माण गर्भधारण के पहले तिमाही में होता है। ठीक है, तो इसमें जो भ्रूण का जो हृदय की अगर बात करेंगे, है ना, तो इसमें पहला तो आपको वैसे गलत दिख रहा है कि जो हृदय का पूर्ण रूप से विकसित होना ये 9वें सप्ताह में होता है। ये चीज है ना, यहाँ तक जो है पूर्ण विकसित नहीं होता है, मतलब इसका एक पूरा क्रम है। आप एक क्रम से चलेगा, इसका पूर्ण विकास जो दूसरा और तीसरा तिमाही में होता है। ठीक है, तिमाही में जाके, ये सप्ताह में नहीं है, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा है। दूसरा कह रहा है जो भ्रूण है उसके अंगों का प्राथमिक संरचना का निर्माण जो पहले तिमाही से होता है। कब से? पहले तिमाही से। तो दूसरा आपका इसमें सही है ना। हमसे पूछा है कि कौन सा आपका सही नहीं है, तो जब ऑप्शन में जाएंगे इसके तो केवल एक ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को समझिएगा क्योंकि 9वें सप्ताह में जो आपका इसका विकास है वो पहले दूसरे तिमाही में होता है। इस तरीके से इसमें कोई पॉइंट नहीं होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 73 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का स्तर जो गर्भधारण के अंत तक पूर्ण होता है और भ्रूण जो है उसके अंगों की संरचना गर्भधारण के चौथे तिमाही में ही कार्यशील होती है। इसमें पूछ रहा है कौन सा आपका सही है? तो प्रश्न संख्या 70 हमारा कौन सा है? ये 73, 1 मिनट चलेगा। ठीक है, तो इसमें सही बताना 73 में, तो इसका जो सही आंसर होगा पहला तो आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। इसमें जो कह रहा है चौथा तिमाही में ही कार्यशील हो जाती है ना। तो ये नवजात शिशु की अगर आप बात करें तो इसकी जो परिपक्वता है वो अंत तक ये चीज़ें होती रहती हैं इसमें, है ना। वो कार्यात्मक रूप से जो नवजात शिशु के लिए है वो अंत तक जाके तैयार होता है। और अंगों का जो कार्यात्मक जो फंक्शन है वो आप देखें तो दूसरे तिमाही में ही, चौथा तिमाही नहीं, ये दूसरे तिमाही में ही कार्यशील हो जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है।
आंसर के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही बताना है, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें चौथा तिमाही नहीं होगा, ये दूसरा तिमाही के हिसाब से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, और सभा जो है कुलीन वर्गों या वृद्ध, कुल जो वृद्ध है उनकी संस्था थी। बताना इसमें कौन सा आपका सही है। प्रश्न संख्या 74 का अगर आप देखें तो कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो। तो इसका जो सही उत्तर है अगर आप देखें, पहला भी सही है। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, और सभा जो है कुलीन वर्ग या फिर जो कुल वृद्ध है उनकी एक संस्था थी। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे सही है। और ये लोग जो यहाँ पे संस्था है ये कुछ न्यायिक कार्य करती थी, है ना। तो इसमें इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 78। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। क्या ये चीजें हैं आपको ये क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और नौ तो एक, नौ तो दो। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में अगर सूक्तों की संख्या 1028 ये आपने पढ़ा होगा, ये भी सही है। और दूसरा जो उसका अन्य विभाजक अष्टक वाला, तो उसको विभाजक को अष्टक भी कहते हैं। ठीक है, यानी हाँ अष्टक 8 और अध्याय इसमें कितने हैं, 64 है। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या अगर आप देखें तो ठीक है, हाँ 1028। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कथन कारण वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। कह रहा है कि ये के जो कथन है, पहला जो उसमें कथन कारण समझिए आप कैसा है। कथन कह रहा है जो हड़प्पा का धर्म है एक लक्षण के रूप में माता देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति को सभी प्रमुख धर्म नगरों में प्रचलित थी। कारण में कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो पक्की मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो क्या इसमें आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 76 की अगर बात करें तो इसमें आप देखिएगा, है ना। कह रहे हैं कि इसका जो धर्म का लक्षण है वो माता देवी की पूजा कथन में और हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है सभी क्षेत्रों में तो प्रचलित नहीं थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहला तो इससे गलत हो जाएगा। ये जो इसका संबंध पंजाब और सिंध के जो क्षेत्र है वहाँ से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई है वहाँ पे चीज को देखा गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें, कारण कह रहा है, कारण तो ठीक है, हड़प्पा और वहाँ पक्की ईंटों पर जैसे की आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त होती है, तो बात बिल्कुल सही है। जैसे कि वहाँ के अन्य जो चीज़ें थी जैसे स्थल है कालीबंगा लोथल, वहाँ पे प्रमुख नगर में ये सब चीज़ें तो वहाँ पे नहीं मिली थी जो नारी की थी, बाकी मोहनजोदारो में ही मिली थी। तो आपका ये सही है। लेकिन तो अगर हम चले इसके ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो प्रथम कारण दोनों से पहले तो कट गया, ये सही है, यानी ये पहले हमारा गलत है। तो आपका ऑप्शन कौन था, डी सही उत्तर हो जाएगा। 76 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप पहला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बता दीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है जो स्टेटमेंट है, हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। 811-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मरकान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। तो प्रश्न संख्या 77 का अगर आप देखें तो इसमें कौन सा आपका क्या पूछा हमसे, सही पूछा है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त करके मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के लिए भेजा, ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही होता है, लेकिन जो डेट है आपका ये यहाँ पर गलत है। 711 और 12 ईस्वी थी, न कि 711-12। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है ये मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण करता है, ये बात सही है, लेकिन जो डेट है आपका ये गलत है। ये 800 नहीं रहेगा, ये 711-12 ईस्वी की बात है। तो आपका दूसरा तो गलत हो गया और पहला सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए। केवल ऑप्शन ए जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो दो कथन दिए गए कथन कारण अभिकथन पढ़िए। गुजरात
के जो है मुल्तान गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने द्वारका की विजय की। ठीक है, महमूद बेगड़ा कह रहा है कि द्वारका की विजय की। इस क्षेत्र में रहने वाले समुद्री डाकू इस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटा करते थे। ठीक है, कथन कह रहा है कि इसने जो गुजरात में द्वारका की विजय की, और ये कारण दिया हुआ है। क्या इसमें कथन कारण सही है? पहले तो देखिए, कथन तो आपको इसका सही दिख रहा है ना। ये जो गुजरात में जो है सुल्तान महमूद बेगड़ा यहाँ पे द्वारका की विजय किया था, और इसने जो है द्वारका की विजय की, इसके साथ साथ मुस्तफाबाद का भी इसने राजधानी बनाया था, और ये वहाँ काफ़ी फेमस शासक भी रहा। और इसका प्रमुख कारण यही था कि जो अगर देखें तो इस क्षेत्र में रहने वाले जो समुद्र तट के हैं, ये क्या करते थे, मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटा करते थे। तो दूसरा भी सही है और कथन कारण सेटिस्फाई भी है। इस हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो दोनों व्याख्या कर रहा हो, ये सही है, और एक ही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसके साथ साथ ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न है 79 नंबर। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं था? तो मुहर, आत्मा, बिनसात या चंदस। ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे उनमें अगर आप बात करेंगे तो ये ऑप्शन डी आपका है ना, चंदन जो है ये उसका हिस्सा नहीं है। अकबर द्वारा जो जारी किए गए सोने के सिक्के थे उसमें मुहर था, शंबस था, इलाही, आत्मा, बिनसात, है ना, लाले जलाली, ये सब सिक्कों के उसके नाम थे। और जबकि अगर बात करें ये चंदन, तो ये जो जारी करने की अगर बात की रही है, तो ये अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के थे। चांदी के जारी अकबर द्वारा ही किया गया था, लेकिन ये चांदी का सिक्का था। आपसे प्रश्न पूछा है कि जारी किया गया सोने का सिक्का, तो सोने का सिक्का जो जारी किया तो वो मोहर था, आत्मा, बिनसात, ये सब सिक्के हैं किसके? सोने के। लेकिन जो चंदन था ये कितना था? चांदी का था। और चांदी के दो सिक्कों को और नाम आप जान लीजिए जो अकबर द्वारा चालू किए गए थे। इसमें आपका रुपया है, ठीक है, दरब है, ये सब क्या है? चांदी के सिक्के थे, इसके द्वारा अकबर के द्वारा चालू किए हुए। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपकी क्या कह रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित में विचार की सही कथन बताइएगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो क्या ये बात सही है कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है? कह रहे उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा। इसकी सबसे लंबी जो अधिक लंबाई है बदायूं जिले में पड़ेगी, और इस एक्सप्रेसवे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ऑप्शन पर ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या कोड में दिया हुआ है। 1 2 3 4 कह रहा है, 1 2 3, ठीक है, 1 3 4, और लास्ट वाला है 2 3 4। एक बार फिर से आप स्टेटमेंट को पढ़िए, जो स्टेटमेंट गलत है उसको काट के देखिए कौन सा का सही फिट बैठेगा इसमें। तो अगर ध्यान देंगे साथियों, ये उत्तर प्रदेश का जो है आपका सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल सही है। जो गंगा एक्सप्रेसवे है आपका, ये लगभग 594 किलोमीटर, ठीक है, 594 किलोमीटर का ये 6 लेन का जो है ये एक एक्सप्रेसवे है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा, तो नहीं, ध्यान दीजिएगा कि 11 नहीं 12 जिलों से होकर गुजरेगा। पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो गया। तो जैसे दूसरा गलत होगा, दूसरा गलत होती है अगर आप काटेंगे, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में, ये भी बात सही है। और इस एक्सप्रेसवे पे 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये भी सही है। यानी इसमें अगर आप देखें तो पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही। दूसरा गलत है, ये 11 जिला ना होकर 12 जिला होगा। इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन सी जो है 1 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। इसकी लंबाई याद रखिएगा 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे की 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 81। उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिनके अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं? कह रहा 2 3 4 या 5। ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मंडल हैं, तो लिखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे 3 मंडल हैं जिनमें जो है 6 जिले शामिल हैं। जैसे अगर हम बताएं आपको, पहला तो आपका ये लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ मंडल। उसके बाद से आपका एक कानपुर, ठीक है, कानपुर के बाद से एक और है आपका कौन सा? मेरठ। ये 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें अगर आप देखें तो जिलों की संख्या कितनी है? 6 जिले शामिल है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित समुद्री प्राणियों में किनमें श्वसन के लिए क्लोम जो गिल्स होते हैं वो नहीं होते हैं? कह रहा है डॉल्फिन, वेल, वालरस या ऑक्टोपस। ऑप्शन के हिसाब से बताना आपका 1 2 3 4, मतलब ये चारों में नहीं होते हैं। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4। आप ऑप्शन को देखिए और अपने आंसर को टिक कीजिए, तब तक हम फिर आपको आंसर बताते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 82 का अगर आप देखें, इसमें जो है आपका किसमें जो पूछा ना गिल्स नहीं होते हैं, तो इसमें पहली बात तो डॉल्फिन में नहीं होते हैं। ठीक है, डॉल्फिन के साथ साथ आपका व्हेल में नहीं होता है, और जो वालरस है इसमें भी नहीं होता है। तो इनको जो है सांस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको जो है बार बार समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। आप देखेंगे बार बार ये लोग समुद्र की सतह से आके ऐसे बाहर निकले, समुद्र की सतह से मुंडी निकाल के बाहर ये लोग सांस लेते हैं, है ना। तो इसमें आपका 1 2 3, ये कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्टोपस इसमें नहीं आता है, बाकी 3 जो है इससे जिसमें गिल्स नहीं होते हैं, 1 2 3, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित जंतुओं में किसका हृदय 4 कक्षीय है? तो मगरमच्छ, छिपकली, हाँ, नेक्ट्यूरस जो पानी का कुत्ता है, और मेढक। फटाक से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका और ये एक्सेप्शनल है, तो भी इसलिए ये पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आप देखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मगरमच्छ। अगर आप ध्यान देंगे तो जो उभयचर होते हैं, उभयचर और जो सरीसृप है, ठीक है, इनमें हृदय की जो संख्या होती है वो मुख्यतः 3 चैम्बर वाला, कितना? 3 चैम्बर वाला था। परंतु एक अपवाद के रूप में अगर देखें तो ये मगरमच्छ आता है, जिसके जो है कितने चैम्बर है? ये 4 चैम्बर वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है औद्योगिक नगर कहते हैं किसको जहां 75% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो, 60% से अधिक जनसंख्या लगी है, 65% या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 84 का अगर आप आंसर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, किसको औद्योगिक शहर कहेंगे जहां पर जो है 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको इस तरीके की जो जगह है उसको क्या कहते हैं? औद्योगिक नगर, यानी वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ अधिक जनसंख्या, 60% से अधिक जनसंख्या किसमें? विभिन्न उद्योगों में लग के काम कर रही हो, तो ये यहाँ पर उसको औद्योगिक नगर कहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 85। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है चेन्नई, नई दिल्ली, मैसूर या पुणे में? तो जो प्लास्टिक वाला संस्थान स्थित है कहाँ पर? प्रश्न संख्या 85 का जो आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन ए चेन्नई। ठीक है, जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 86। ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं? ब्लू कार्बन एक बार पहले भी आ चुका है। ये उच्च कोटि के एंथ्रासाइट कोयला है। महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा जो प्रग्रहित कार्बन है, महासागरों के नीचे जो जलीय वनस्पति द्वारा प्रयुक्त कार्बन या कोल गैस के दहन के रूप में ये प्रयुक्त होने वाला है। प्रश्न संख्या 86 का जो है ये उनके तटीय इलाकों में जो जमा ब्लू कार्बन है वो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। महासागर और तटीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ का ये कार्बन है, कौन सा? ब्लू कार्बन। ठीक है, ब्लू कार्बन। इसी तरीके से आपका भूरा कार्बन भी आता है, तो सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 87 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबी मोहम्मद गोरी का दरबारी इतिहासकार था जिसकी पुस्तक तरीके यामिनी है। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखा। अलबरूनी को फारसी का ओमर कहा जाता है, कौन सा इसमें से सही है? फिर वही वाला ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2 और केवल 3 वाला, इसमें आपको बताना है। अब इसमें ऑप्शन अगर आप लगा देते हैं 2, मान लीजिए सपोज कि 2, तो इसमें ये नहीं बताना कि पहला दूसरा सही है कि दूसरा तीसरा, कौन सा 2 सही है। अब ना आपको पता है ना उसमें कोई आइडेंटिफाई करके बताना। आप अगर लगा दे रहे हैं 2 सही, तो आपका कुछ भी इसमें सही हो सकता है, लेकिन जब 1 2 3 दिया रहता है तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट बताना रहता है कौन सा इसमें सही है। तो प्रश्न संख्या 87 का अगर आप सही उत्तर की बात करेंगे तो इसमें जो है ऑप्शन 1 जो केवल 1 सही है, इसमें पहले तो केवल 1 सही है, अब कौन कौन सही है फिर हम आपको बताते हैं इसमें के करके। तो ध्यान दीजिएगा, अभी देखिएगा इसमें पहला तो जो कुतुबी है ये कह रहा है मोहम्मद गोरी का दरबारी इतिहासकार था, ये गलत है। कुतुबी ने ये पुस्तक जरूर लिखी है, कुतुबी ने यामिनी पुस्तक जरूर लिखा है, कुतुबी यामिनी तारीख यामिनी पुस्तक लिखा हुआ, ये बात सही है, लेकिन ये मोहम्मद गोरी का दरबारी कभी नहीं था, ये इतिहासकार नहीं था, ये महमूद गजनवी के साथ था। कौन था? महमूद गजनवी। और ये भी फिरदौसी और अलबरूनी और कुतुबी, ये तीनों के तीनों जो है महमूद गजनवी से, गजनवी के संबंध है इन तीनों का।
दूसरा स्टेटमेंट करिए, यानी पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखा, ये सही है। फिरदौसी ने महमूद गजनवी के उस पे आदेश पे शाहनामा लिखा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अलबरूनी है इसको फारसी का होमर कहा जाता है, तो ये गलत है। अलबरूनी को नहीं कहा जाता, ये भी फिरदौसी को कहा जाता है। किसको? फिरदौसी को जो है फारसी का होमर कहा जाता है। तो आपका तीसरा भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया। दूसरा सही है। अब इसमें दूसरा सही है का मतलब 3 में से सिर्फ एक ही सही है, तो केवल एक सही है ना। इसमें आंसर में हमें नहीं बताना है कौन सा सिर्फ दूसरा सही है, लेकिन कोई एक सही है तो एक हमने बता दिया, ये सही उत्तर हो जाएगा। गलत क्यों है ये हमने आपको बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहली तो तारीख-ए-यामनी पुस्तक याद रखिएगा कि उतबी के द्वारा लिखा हुआ है और ये महमूद गजनवी से संबंधित है। फिरदौसी को जो है फारसी का होमर कहा जाता है, न कि अलबरूनी को। और इसके जिसने शाहनामा लिखा, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा 88 नंबर, बंकिम चटर्जी जो है पुस्तक आनंद मठ का जो कथानन है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। संथाल विद्रोह कह रहा है 55-56 के नेता सिद्धू और कानू नामक 2 भाई थे। फकीर विद्रोह 1776-77 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र में हुआ, जिसके प्रमुख नेता मजनू शाह और चिराग अली थे। इसमें बताना है कौन सा सत्य है। अब देखिएगा कि यहाँ का आपको बताना है जो सही है वो स्टेटमेंट का पूछा है, केवल 2, 1 और 3। इसमें आपको एग्जैक्ट बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। इस वाले क्वेश्चन में आपको था कि आपको कोई बता देना है कौन सा सही है, लेकिन ये नहीं बताना था पहला सही है दूसरा या तीसरा, बताना था कि ये क्या 2 कौन सा सही है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे 88 में क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। 88 का जो आपका सही आंसर 88 कैसे पूछा है कौन सा सही है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। बंकिम चटर्जी पुस्तक आनंद मठ है, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, और संथाल विद्रोह की अगर बात करेंगे तो ये जो है 55-56 में बिहार के भागलपुर में ये स्टार्ट होता है ना। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों के बीच ये वहाँ पे केंद्रित है। और इसमें जो है ये सिद्धू कान्हू नामक 2 भाई, इसमें भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा जो कह रहा है फकीर विद्रोह, ठीक है, फकीर विद्रोह जो है 1776-77 में तो स्टार्ट होता है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है पंजाब नहीं है, कौन सा है? बंगाल है। क्षेत्र क्या है इसका? तो बंगाल है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। मजनू शाह और चिराग शाह इसके नेता हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये विद्रोह एक धार्मिक विद्रोह था, लेकिन इसका रीजन गलत दिया हुआ है। तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो आप अगर सत्य आंसर की तरफ जाएं, कथन की तरफ, तो आपका ऑप्शन डी 1 और 2 सही तक हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न पूछ रहा है कोई आंदोलन है धार्मिक, उसमें क्या क्या है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें, पहले तो जो आंदोलन है उसका डेट आपको ध्यान रखना है, डेट भी दे रहा है। ठीक है, उस आंदोलन के प्रमुख नेता है ना, उसका क्षेत्र, ये 3 पॉइंट। अगर कीवर्ड 3-4 कीवर्ड आपको याद है तो आपको ध्यान है, कोई भी आंदोलन आ रहा है तो आंदोलन कहाँ पे हुआ है, यानी उसका क्षेत्र है ना, ईयर क्या है, कब हुआ था, और उसके प्रमुख नेता कौन। ये 3 पॉइंट मतलब आंदोलन से जनरली पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके के आप नोट्स बनाते हैं अपने, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। कहीं भी आप जाएंगे जब आंदोलन पढ़ने के लिए, तो पूरा एक पैराग्राफ देगा, पूरा फर्क एकदम ये ऐसे ऐसे हुआ था, वो हुआ था। तो क्षेत्र याद रखिए, अगर प्रश्नों को अगर आप देख के समझना चाहें तो क्षेत्र, ईयर और ये सब सारी चीजें याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न, फिर स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। कह रहा है वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित तौर पर विचार कीजिए। रायबरेली के सर सैयद अहमद खान इस आंदोलन के प्रवर्तक है। भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था और सैयद अहमद ने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। पूछ रहा कौन सा इसमें सही है। प्रश्न संख्या 89 नंबर। 89 की अगर आप बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा पहले इसके ऑप्शंस को, फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे वहाबी आंदोलन के इस रिस्पेक्ट में पहला स्टेटमेंट सही है, इसके प्रवर्तक जो है सर सैयद अहमद खान। दूसरा जो है इसका प्रमुख केंद्र भारत में पटना था, और सर सैयद अहमद खान जो है सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी, ये भी इसमें सही है। ठीक है, तो ये वहाबी आंदोलन जो है अगर आप देखें तो ये 1830 से 60 के बीच में ये चला, और ये 19वीं शताब्दी के मध्य जो आंदोलन है ये काफ़ी मतलब एक गंभीर रूप से चला, चुनौती था। इसमें संत जो वलीउल्लाह है, इनका प्रभाव ज़्यादा था। कभी कभी से आंदोलन को वलीउल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है ना। और इसमें जो इनका जो ये जिहाद था, वो जो बनाना चाहते थे ये दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे, है ना। तो इनका जो नो डाउट इनका उद्देश्य जो है दारुल हर्ब के अगेंस्ट था, है ना, जो जिहाद का था, तो सिखों के विरुद्ध इनका था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। 90 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिने को का क्या अर्थ है। दामिने को क्या है, संथाल जनजाति का संगठन।
इनके द्वारा उठाई गई मांगे, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन या गैर जनजातीय लोग। प्रश्न संख्या 90 का जो अगर आप देखें तो दामने को इससे क्या तात्पर्य निकलता है, तो ये है ऑप्शन सी, राजमहल की पहाड़ियों के पास की जो जमीन है उसको ये लोग कैसे थे। संथाल विद्रोह आप जानते हैं, अभी हमने आपको ऊपर बताया 1885 से लेके सॉरी 1855 है इसका, 85 1855, ठीक है। 1855-56 का ये विद्रोह है, संथाल विद्रोह। सिद्धो कानू इसके फेमस है। और बिहार में जो राजमहल पहाड़ियाँ भागलपुर के पास है, तो उस क्षेत्र में ये कहा है। तो उसमें दामने को का मतलब यही है कि पहाड़ी के पास की जमीनें। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का 91 नंबर ध्यान दीजिएगा। 1840 ईस्वी में करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था। गुरु राम सिंह, भगत जवाहरमल, हरि सिंह नलवा, दादू मियाँ, तो इसमें से किसने प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 91 का अगर आप आंसर देखें क्या हो जाएगा। ऑप्स क्या पूछ रहा है, कूका आंदोलन को आरंभ किया था। आरंभ करने की बात यहाँ पे की गई है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, भगत जवाहरमल। 1840 ईस्वी में कूका आंदोलन को ये स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने जो अपना मुख्यालय अगर आप बात करें पंजाब का में ही अपना बनाया। और उसके साथ साथ कूका आंदोलन जो है एक जाति और अंतर्जातीय विवाहों के प्रतिबंध पर ये केंद्रित था, और एक राजनीतिक विद्रोह था जिसका मेन मकसद था अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना। तो आरंभ ये किया गया था किसके द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा ये भगत जवाहरमल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 92। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो जनरल जॉन निकोल्स, जनरल लील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। इसमें से कुछ ऐसे ब्रिटिश अधिकारी हैं जिनकी मृत्यु जो है आप देखेंगे लखनऊ में हुई थी। तो इसमें नाम जो है एक नाम बस छोड़ दी जिनका, उसका तो दिल्ली में हुआ था, जैसे जॉन निकोलसन है ये, तो इसका तो डेथ आप देखेंगे दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, एक हटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी 2 3 4, बाकी 3 जो है ये जनरल नील से लेकर हेनरी तक इस सब पे सब कहाँ मारे गए, तो लखनऊ में मारे गए, ठीक है। इनकी मौत जो है सबकी लखनऊ में हुई, तो बाकी एक जो जनरल है उसका दिल्ली में। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। सूची दिया हुआ है झील का और स्थिति का। तो 4 झीलें हैं, स्थिति बताइए कौन कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक झील का नाम है सौज झील। सौज झील अगर आपको बात करें तो ये आपकी स्थित है कहाँ पे, मैनपुरी में, ठीक है। और बखीरा झील अभी हाल फिलहाल में भी चर्चा में था, संत कबीर नगर, है ना। बखीरा झील। सरसई झील आपने देखा होगा, पढ़ा होगा सरसई झील के बारे में, कहाँ पर है, तो ये इटावा में है। और शेखा झील की अगर बात करेंगे तो शेखा झील आपका है अलीगढ़ में, कहाँ पर, अलीगढ़ में। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और सी का दूसरा। पहले का चौथा अगर जाएंगे तो पहले का चौथा, 1 मिनट, पहले का चौथा ये कटेगा। और जो आपका बखीरा झील था वो तीसरे पे था, बी का तीसरा, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। और सरसई झील जो है आपका वो कहाँ था, इटावा में, तो सी का दूसरा। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका, बी वाला, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सी का दूसरा और डी का पहला हमारे पास था। सौज झील जो है आपका मैनपुरी था, और सी वाला सरसई इटावा। तो इस हिसाब से आपका सी का दूसरा था, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो ठीक लगेगा उसको ध्यान ना दीजिएगा, है ना। और हमें ध्यान क्या रखना है इसमें, अब ये झील जो है इनका नाम और कौन कहाँ का, बकीरा फिर से बता दे रहे, संत कबीर नगर, सरसई आपका इटावा, और सौजा झील आपका मैनपुरी, शेखा झील आपका अलीगढ़, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 94। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए साथ ही बता दें, यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट, ये बुक है परीक्षा वाड़ी, हम कंप्लीट करा रहे हैं चैप्टर वाइज। 17 से 18 चैप्टर है, सारे एमसीक्यू करा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपका आर का बाहर वहाँ से नहीं जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको करा रखा है। एक क्लास यहाँ पे पड़ी होगी मैराथन की, है ना, मिनी मैराथन क्लास है यूपी स्पेशल। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वीडियो में जाकर आप नीचे देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मैराथन क्लास वाले में भी, उस क्लास को कर लीजिए। और धीरे धीरे जो चैप्टर वाइज करा रहे हैं उसको भी करते रहेंगे, साथ जुड़े रहेंगे, तो आपका आर का प्रीलिम्स तो आराम से क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं जितना बता रहे हैं उतना करते चलेंगे, कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा, इस बात के लिए निश्चित होइएगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को उनके लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 4 नदियां हैं, गोमती, राप्ती, रामगंगा, घाघरा। आप अरेंज कीजिए और बताइए कि कौन सी नदी जो है। तो देखिएगा, एक अंदाजा से ही आप इस प्रश्न को कर पाएंगे कौन सी नदी कितनी लंबी है। एग्जैक्ट अगर आपको याद हो तभी उतना नहीं, एक अप्रॉक्स याद हो तभी आपका काम चल सकता है।
तो ध्यान दीजिएगा सबसे घटाक्रम जो है इसका होगा घाघरा, गोमती, रामगंगा, राप्ती। घाघरा का अगर हम बात करेंगे तो ये 1080 किलोमीटर है। गोमती की अगर हम बात करेंगे तो ये 940 किलोमीटर। रामगंगा की अगर बात करेंगे तो 690 किलोमीटर। और राप्ती की अगर हम बात करेंगे तो 640 किलोमीटर। तो समझ में आ गया इन चारों का। एक 1080 है, 940 है, 690, 640। तो इनका जो क्रम होगा कौन सा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय अधिकतम हो, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय न्यूनतम हो, मानव विकास सूचकांक उच्चतम हो, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उपभोग व्यय अधिकतम। तो ध्यान दीजिए कि इसमें क्या सही होगा। प्रश्न संख्या 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय अधिकतम वही क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार ये बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, आइएगा प्रश्न संख्या 96। अर्थ आवर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थ आवर के बारे में देखिए क्या क्या बातें बताई गई हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। 4 ऑप्शन कह रहा प्रतिवर्ष जो है मार्च माह के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे जो है गैर जरूरी लाइटें बंद करके इसे मनाया जाता है। अर्थ आवर 2024 की थीम हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना। इसकी प्रारंभ सिडनी 2009 में हुआ था। इसका आयोजन जलवायु परिवर्तन और अंतर सरकारी पैनल जो IPCC है वो करता है। प्रश्न संख्या 96 का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा गलत है। इसका आयोजन ये IPCC नहीं करता है, इसका आयोजन WWF करता है। यानी आयोजन जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये संस्था इसकी करती है। तो ये डी आपका गलत हो जाएगा और तीनों बाकी इसमें आपका सही है। बताना हमको गलत ही है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 97। यदि दो समतल दर्पण 30 के डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके मध्य रेखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी 5, 11, 2 अंत। कितने बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 11। ये 11 कैसे आया, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो इस तरीके जो अगर दो समतल दर्पण मान ली थीटा डिग्री के एंगल पर रखे हैं तो उनके बीच जो मध्य रेखी वस्तु है कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसके लिए फार्मूला है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ठीक है, -1 ये फार्मूला है इसका। तो थीटा की जगह पर आप 30 रख दीजिए। ठीक है, 30 रख के बाकी जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना सॉल्व करने पर आ जाएगा, कितना है, तो सॉल्व भी कर लिए। 360 है, नीचे आपका 30 है और यहाँ पर 1 है। आप पूरा कैलकुलेट करेंगे अब जब इसको, तो कितना आएगा, 3 से आप इसको कट करके चाहे जैसे भी करके इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर आएगा वही 12 - 1 आएगा, यानी 11 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बी सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिएगा, सतत विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सतत विकास कई बार यूपीपीसीएस का तो आयु का फेवरेट है, हर बार प्रश्न पूछता है यूपीपीसीएस में। तो धारणीय विकास के लक्ष्य के संदर्भ में जो बीमेल है उसको बताइए। सतत विकास और लक्ष्य कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है, बीमेल पूछ रहा है आपसे। सतत विकास लक्ष्य 13 जो समुद्री संसाधन कह रहा है, 8 कह रहा है सतत आर्थिक सहायता, 5 जो है लैंगिक समानता। सतत विकास लक्ष्य 12 मरुस्थलीकरण को रोकना। तो फटाफट से बताइएगा कौन सा इसमें गलत है। तो देखिएगा, पहले तो आप बताएं, दूसरा आपका सही है, तीसरा भी सही है। सतत विकास लक्ष्य जो है 8 जो है ये आपका है, यही कह रहा है कि आर्थिक सहायता करना। 5 जो है लैंगिक समानता, ये भी सही है। हमसे पूछा है बेमेल वाला, पहला आपका गलत है। 13 जो है कह रहा समुद्री संसाधन, नहीं, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। लक्ष्य 12 पे क्या कह रहा है कि मरुस्थलीकरण को रोकना, तो नहीं, यहाँ पे जो है अस्थायी खपत, उत्पादन, पर्यटन को सुनिश्चित करना, ये होगा। तो गलत हमको कौन कौन मिल गया, गलत हमें मिला पहला और चौथा। ऑप्शन देखिए क्या कह दिया हुआ है, इसमें नहीं है पहला चौथा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। टी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको कंप्लीट जो ये पूरे लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको एकदम रटा होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 99 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ही और भी दोनों प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 99 का जो है आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए, अम्ब्रेला कानून जो है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है पर्यावरण संरक्षण के दिशा में जो किए गए कार्य हैं उसको भारत में नियम बनाकर लागू करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर आपका हो जाएगा 1986 का। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 100 की तरह। इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के नदियों के संदर्भ में बताना है। बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करें, पढ़िएगा एक एक करके। कह रहा है उत्तर प्रदेश में गंगा जो के बाईं ओर यमुना, गोमती तथा ये सब नदियाँ, करुणा आदि नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि गोमती एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम स्थान पीलीभीत का दलदली क्षेत्र है। फुल्लर झील, बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद से कह रहा सिंध काली नदी जो राजस्थान के टोंक जिले से निकलकर जालौन के उत्तर में गंगा नदी से मिल जाती है। सिंध काली, सिंध वाली जो नदी है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो देखिएगा पहला जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहा नदियों का क्रम, तो गंगा में जो बाईं ओर से यमुना तो नहीं मिलती है, गोमती तो मिलती है, और दाईं ओर से अगर बात करेंगे तो राम गंगा जो है आपके बाईं ओर से मिलती है। तो यहीं ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दाएं बाएं में ही चीज़ें गलत हो गई यहाँ पर। दूसरा जो है आपका वो स्टेटमेंट सही है। गोमती के लिए एक स्थलीय नदी है, इसका उद्गम पीलीभीत दलदली से फुल्लर झील है। तो दूसरा आपका सही है। हमें बताना क्या था इसमें? सही कथन बताना है। क्या बताना है? सही कथन। तो दूसरा हमारा सही है, पहला गलत है। पहला वाला तो पहले काट दे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। दूसरा सही है, नहीं दोनों में से कोई हमारा एक आंसर होगा। उसके बाद से बेतवा जो है हमीरपुर नदी के पास, हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये क्या करती है? ये भी सही है। चौथा आपका गलत है, सिंध नदी वाला। ये जो सिंध नदी कह रहा है, सिंध नदी की अगर आप बात करें, ये राजस्थान के टोंक जिले से निकल के जालौन में ये कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में नहीं, ये जालौन में आके आपके मिलेगी किसमें? यमुना नदी में, है ना, यमुना नदी में। तो ये भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर की बात करेंगे तो 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न था, मतलब अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तभी आप कटपिट कर पाएंगे इसमें। नदियों का क्रम आपको अगर याद रहा होगा, दाएं बाएं कौन मिलती है, तो आसानी से यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। और बाकी सिंध जान ही रहे हैं आपके, यमुना में मिलती है, न कि गंगा में मिलती है, तो हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है एक तरफ सूची शहर दी है और दूसरा तरफ नदी तट दिया हुआ है, तो क्या क्या इसमें? और यहाँ है लखनऊ, कन्नौज, बदायूं। तो बताना है कौन कहाँ पे किसके निकट यहाँ पे मिलान करके बताना है सूची 1 सूची 2 का, कौन यहाँ पे सही सुमेलित होगा। तो लखनऊ आप जानते हैं किस नदी किनारे है, लखनऊ आपका गोमती हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ आपका कौन सा हो जाएगा? गोमती। और कन्नौज आप जानते हैं अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा कहाँ पे, ये गंगा किनारे है। किसके किनारे? गंगा। बदायूं आपका राम गंगा हो जाएगा, और यहाँ आपका यमुना हो जाएगा। तो किस हिसाब से देखें, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। तो ऑप्शन डी सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी, डी का पहला सी अगर आप देख लेते राम गंगा वाला तो भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट होता, डी का पहला अगर याद होता तो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर बी से एलिमिनेट करते हैं, बी से हमारा कौन सा? गोमती तीसरा, तो भी आपको मिल जाता बी से तीसरा। तीसरा बी वाले में आपका देखिए कहीं है ही नहीं इसमें। तो सही उत्तर आपको पता चल गया। किस तरह के पॉइंट्स भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इस तरह के पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न के 102 निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो रोजा ताप्त जो विद्युत परियोजना है ये रिलायंस ग्रुप द्वारा शाहजहांपुर में स्थापित है, और माता टीला तो जल विद्युत परियोजना है वे बेतवा नदी पर स्थित है। बताना इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या सही है। ठीक है, पटाख से देखिए और बताइए कौन सा इसमें से आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 102, तो ध्यान दीजिएगा इसका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, ये बेतवा नदी पर है और इसको वो पहला वाला शाहजहांपुर में आपका स्थित ही है। बाकी चीज़ें इसमें क्लियर है, नो डाउट। तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा साथियों, आज के क्लास में इतना ही, और मिलेंगे फिर किस नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़ना ना भूलिएगा कि अपने इस चैनल से टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।